में जानना है कि 2026 कैसा रहने वाला है। 2026 की बात करने से पहले लेट्स टेक अ ग्लिम्स ऑन 2025। और मैं आपको बहुत ही डीप बात बोलने जा रही हूँ। पॉन्डर करना, अगर आप लोगों ने इस साल में जो भी फियर आपके ऊपर आए, जो भी प्रॉब्लम आई, उनको फेस नहीं करा, जो चीज जिस दिन होनी ही है, जो लिखा ही भगवान ने है, तो हम उसको रेमेडीज से कैसे ही चेंज कर सकते हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड मतलब प्लैनेट स्लो हो गया। ये नहीं कि जिसे भी जाना है बस करता फिरे। जिसके योग बन रहे हैं और जिसने थोड़ी एनालिसिस अपनी कुंडली के लिए ली है और तब भी अड़चन आ रही है, तो शनि और जुपिटर का इसमें सपोर्ट लेते हैं और उससे पक्का काम होता है। क्या होता है? तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है कि आपकी लाइफ का, आपके फ्यूचर का ब्लूप्रिंट ही बता देते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कितना एक्यूरेट होता है? रेडी हो अपनी पनिशमेंट भी लेने के लिए। लेकिन राहु, मैंने जो देखा, जो कलयुग का भी स्वामी है, जो कोविड हुआ उसके बाद अब हम एआई में इतने आ गए हैं। एआई क्या है? राहु ही तो है। जिन लोगों को करियर में ग्रोथ चाहिए, ठीक है, उनके लिए कैसा रहेगा और कौन से नंबर्स के लिए अच्छा रहेगा, कौन सी कुंडली के लिए अच्छा रहेगा। एंड व्हाट आई नो भव्य कि आजकल लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने एंसेस्टर्स से, एंड लाइफ के लिए ऐसा भी होता है। बट आई एम श्योर इट्स वेरी टचिंग, इट्स नॉट इजी टू कम्युनिकेट आल्सो विद द स्पिरिट। कुछ अलग सा लगेगा, हंच सा लगेगा, कभी फेदर्स बहुत मिलते हैं। हर किसी के लिए एक डिफरेंट साइन होता है। एक बेस्ट रेमेडी बता दो कि जो बुरी नज़र, जैसे अगर मुझे फील हो रहा है कि मुझे बुरी नज़र लग गई है या मेरे बच्चे को लग गई, तो हमें क्या रेमेडी करना चाहिए? देखो, नज़र के लिए तो बहुत अच्छी रेमेडी ये होती है, हमारी ऑरा है। हमारे को नज़र अगर लगी है, हमारी लाइफ की भी एक ऑरा है। मोटा नमक आता है, 20-30 रुपए का आ जाता है, ठीक है। शनि की भी रेमेडी है, राहु की भी रेमेडी है, ठीक है। क्या बेस्ट डेट्स हो सकती हैं 2026 में, अच्छी डेट्स शादी के लिए? तो जुपिटर के लिए एक चीज़ बिल्कुल 100% है, 100% कि अगर वो 4th, 8th या 12th हाउस में चल रहा हो, ठीक है, उस साल आपकी शादी नहीं होगी। तो कोई दो ऐसे कंपैटिबल सन साइंस मुझे बताओ कि जिनका शादी करना सही रहता है और उनके लिए वो बेस्ट ऑफ दी पार्टनर कहलाया जा सकता है। देखो, दो कंपैटिबल क्या, एस्ट्रोलॉजी बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे एरीज से शुरू होती है एस्ट्रोलॉजी, मेष राशि से, उसका जो 7th हाउस बनता है ना, वो बनता है लिब्रा। तो ये एक दूसरे के 50% सिमिलर होते हैं, 50% ऑपोजिट होते हैं, 180 डिग्री अवे होते हैं। एरीज के साथ लिब्रा बहुत अच्छा जाता है, सारा आंसर आपके उस चार्ट में है। जेमिनी के साथ कैंसर बहुत अच्छा जाता है। और 2026 में जो हमारी यूथ है, उसके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहने वाली हैं? में हमारे मन में है, पूजा अगर करनी है तो अपने पास के मंदिर में जाके अपने घर के मंदिर में ही कर लो, कहीं आपको जाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस बात पे कितनी सच्चाई है? मैं खुद बहुत ज़्यादा शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाती होंगी अपने। मुझे लगता है कर्म ठीक रखो और प्रे तो आप कहीं से भी। वेलकम बैक टू आवर शो कॉफ़ी एंड फिल्टर। 2025 मेरा तो बहुत बुरा गया एंड आई एम श्योर आप लोग ये बात जानते ही हैं पहले ही। और मंगल का साल था। मुझे लगता है मेरे अलावा जितने भी जनता ये मेरा पॉडकास्ट देख लिया, जो भी लोग हैं उनका बुरा ही गए, चाहे वो पर्सनल की बात हो, प्रोफेशनल की बात हो, चाहे वो देश की बात हो। इट हैज़ बीन अ वर्स्ट ईयर एवर। मंगल का साल था, बुरा था, लेकिन फिर भी लोग अब एक प्रे करके बैठ रहे हैं कि जो 2026 है, एक नंबर का साल होने वाला है और बेटर साल होने वाला है। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक ऐसी गेस्ट लेके आए जो आपके बीच में हमारे को ये बता सके हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए 2026 में, ताकि ये साल हमारे और आपके लिए तो बेटर हो ही हो। जो आज मेरी गेस्ट है बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए। शी इज अ ग्रेट टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, लेकिन खासियत ये साइकोलॉजिस्ट बन गई थी, लेकिन फिर भी लगा कि भाई एस्ट्रोलॉजी करना ज़्यादा बेटर है आज के टाइम पे, तो शी स्विच्ड ऑल्सो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। 10 साल हो गए इनको अपनी रीडिंग्स और लोगों के लाइफस्टाइल चेंज बोलूँगी या लोगों की लाइफ ही चेंज कर दी है इन्होंने अपनी हीलिंग से, इन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजी ट्रेड से। ज़्यादा ना बताते हुए लेट्स वेलकम हर टू आवर शो कॉफी अनफिल्टर्ड। थैंक यू सो मच भव्या दैट यू हैव कम टू माय शो। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी शिल्पा। एंड उत्तराखंड से स्पेशली आई है हमारे शो के लिए। बहुत बारी हमारा टाई अप होते होते रह गया, तो आई थिंक ये 2026 है। कहीं ना कहीं आपकी बातों से, आपकी चीज़ों से हमें जानना है कि आने वाला साल 2026 कैसा रहने वाला है। देखो, 2026 की बात करने से पहले लेट्स टेक अ ग्लिम्स ऑन 2025। आपने जैसे बोला मंगल का साल था, 9 नंबर का साल था। अब इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों था?
एक तो मंगल और केतु की युति बन गई थी जून में, हाफ ईयर में, न्यूमरोलॉजिकली देखें हाफ ईयर जैसे हुआ मंगल केतु की युति बन गई। वैसे केतु को मंगल का चेला बोलते हैं। केतु विश्वास का प्रतीक होता है, मंगल समझो हनुमान जी हैं, मंगल है वो पॉजिटिव है। तो किसी ने ये सोचा कि मंगल का साल इतना नेगेटिव कैसे रहा, बिकॉज मंगल फायर एलिमेंट है, 9 नंबर है। न्यूमरोलॉजी में देखो तो 10 नंबर नहीं होता, 1 से 9 होता है। कंप्लीशन तो 10 से होना चाहिए ना, वहाँ पे 0 होगा तब कंप्लीट होगा। कहीं ना कहीं जो भी चीजें इनकम्प्लीट है, मान लो मोस्टली जिन लोगों को भी परेशानी हुई है, जैसे आपने भी अपनी परेशानी मेंशन करी, हो सकता है किसी को फाइनेंशियली परेशानी ना रही हो, जितना मैं आपको जानती हूँ आपको फाइनेंशियली नहीं हुई होगी। प्रॉब्लम किस चीज से रिलेटेड हुई, विल से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई इमोशन से रिलेटेड लोगों को, है ना। तो चंद्र गड़बड़ा रहा था। जैसे ये साल शुरू हुआ था, मंगल इस साल का लॉर्ड था। मंगल कहाँ नीच का होता है, कर्क राशि में नीच का हो जाता है मंगल। कर्क राशि होती है चंद्र की, चंद्र मतलब इमोशन। जैसे हम इस साल में एंटर करे थे, द लॉर्ड ऑफ द ईयर वाज डेबिलिटेटेड, उसके पास पावर ही नहीं थी, तो आपको क्या वो देता। उसका उपाय क्या था कि अपने इमोशन से मत भागो। जो भी लोग अपने इमोशन से भागते रहे हैं, अपने पैटर्न्स रिपीट करते रहे हैं, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम नहीं करा उन लोगों ने, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई। कोई भी स्पेशली बहुत लोगों की 7.5 शुरू हुई है, हर साल किसी ना किसी की चेंज होती है, शिफ्ट होती है, राइट। शनि पाइसेस में गए 29 मार्च को, तो एरीज जो मेष राशि वाले उन लोगों की 7.5 शुरू हो गई और मकर राशि वालों की खत्म हो गई, ठीक है। अब 7.5 को खत्म होने में भी 6 महीने लगते हैं, धीरे धीरे करके खत्म होती है, 30 डिग्री का घर होता है। तो विद ऑल दीज चेंजेस, जिन लोगों ने अपने इमोशंस को फेस कर लिया, अपने पैटर्न्स को डिसॉल्व कर लिया, रिजॉल्व कर लिया, उन लोगों के लिए तो साल थोड़ा बेहतर होता गया टुवर्ड्स द एंड। और एस्ट्रोलॉजिकली साल कब शुरू होता है, अप्रैल में, जब सूर्य मेष राशि में जाते हैं, ठीक है। तब भी मंगल जो थे अभी बस डेबिलिटेशन से बाहर ही आए थे, ठीक है। तो जब साल का लॉर्ड खुद ही पावरफुल नहीं है तो आपको क्या मदद करेगा। उसने कुछ आप लोगों के साथ बुरा नहीं करा है। बहुत लोग सोच रहे होंगे ये मंगल से डर गए होंगे, जैसे शनि राहु केतु से डरते हैं। उसके पास जब प्लेनेट के पास खुद ही पावर नहीं है, वो क्या हेल्प करेगा, राइट। तो विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए आपके, अगर इमोशंस अपने कंट्रोल में, अगर आप अपने इमोशंस को फेस कर पा रहे हो तो आप जीत पाओगे अपनी जिंदगी में। मैंने तो इस साल से ये सीखा, राइट। अब आ जाते हैं साल 2026 पे। जैसे आपने बोला 1 नंबर का साल है। 1 नंबर किसका होता है, सूर्य, किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स होते हैं वो, हमारे पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य पिता है, ठीक है, जगत पिता है। अब आप देख रहे होगे 9 नंबर से हम सीधा 1 पे आ गए, 10 तो आया नहीं, है ना। बिल्कुल। और मैं आपको बहुत ही एक डीप बात बोलने जा रही हूँ, पॉन्डर करना। 9 नंबर ही 1 नंबर है, मंगल ही सूर्य। कैसे, मंगल 9 नंबर है। आप देखो मंगल के साथ कोई भी नंबर जोड़ते हो ना, वो वही नंबर बन जाता है। 9 नंबर के साथ 5 नंबर जोड़ोगे 14 बनेगा, दोबारा 5 बन गया। तो 9 नंबर शून्य है, मतलब 9 नंबर कंप्लीशन ही है अपने आप में। अब वो कैसे बनेगा, कंप्लीट कैसे करोगे ये साल। जो भी फियर्स आपके इस साल में ऊपर आए हैं उनको फेस कर लो। अगर आप लोगों ने इस साल में जो भी फियर आपके ऊपर आए, जो भी प्रॉब्लम आई, उनको फेस नहीं करा, तो 1 नंबर भी तो न्यू बिगिनिंग है ना। फिर आपने कंप्लीट नहीं करा तो आप एक नंबर के साल से फिर कुछ न्यू एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको दोबारा LKG से शुरू करना पड़ेगा नंबर 1 में। जिनके सूर्य नीच के हैं, जिनके सूर्य ऑलरेडी अफ्लिक्टेड है इन देयर चार्ट्स, या प्रॉब्लम है, पितृ दोष है, उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जिन लोगों को गुस्से की बहुत ज्यादा दिक्कत है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर किसी का सूर्य अच्छा प्लेस्ड है, जो मूलांक 1 नंबर है, जो ड्राइवर नंबर जिनका टोटल नंबर 1 बनता है, और बर्थडे जिनकी 1 बनती है, भाग्यांक और मूलांक, उनके लिए अच्छा साल है। हर किसी के लिए जनरली बात यह है कि सब सूर्य को जल चढ़ाएं कॉपर वेसल में, एंड जो पानी है वो अपने पैरों पे नहीं पड़ना चाहिए। दिस विल इम्प्रूव योर हेल्थ। साइंटिफिक होता है ये, दिस इज नॉट अ रिलीजियस रेमेडी, इसके पीछे साइंस है। सूर्य से सारी एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है। आप दोगे सूर्य को जल तो आपको पॉजिटिविटी आएगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। बिकॉज इस साल लोगों की हेल्थ भी खराब रही ना, बिल्कुल। कभी गला खराब है, मतलब कौन सा अंग किसी का खराब नहीं रहा होगा इस साल, ठीक है। और इमोशंस को कंट्रोल कैसे करोगे, जैसे मैंने बोला विल पावर स्ट्रांग करोगे। तो जब सूर्य को जल चढ़ाओगे पॉजिटिविटी आएगी, विल पावर स्ट्रांग होगा, तो साल थोड़ा बेहतर रहेगा। लेकिन दीज ईयर्स आर कनेक्टेड। 9 के बाद सीधा 1 हो गया। पहले 9 को शून्य तो बनाओ, है ना। शून्य कैसे बनेगा, जब आपने अपना वो साइकिल कंप्लीट कर लिया है, तब लेसन्स लर्न नहीं करोगे तो यूनिवर्स दोबारा लेके आएगा 1 नंबर के साल में भी सेम चीज।
सो मतलब कहीं ना कहीं टफ रहने वाला है, अगर मैं आपकी बातों से समझूं। अगर लोगों को बहुत ही ध्यान से चलना पड़ेगा और चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, तो ऐसी कौन सी चीज या कोई ऐसा कोई एक उपाय जिससे जो 2026 है अच्छा जाए, हमें क्या करना चाहिए? जैसे हमने बोला, सूर्य को जल हर कोई चढ़ा सकता है, कोई भी राशि हो, इसका कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। आपका सूर्य उच्च का है, नीच का है, कैसा भी है, सूर्य को जल चढ़ाओ तांबे के लोटे में, ठीक है। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। अच्छा, जिन लोगों को गुस्से की दिक्कत है तो यूजुअली रोली डालते हैं। सूर्य को जल कैसे चढ़ाना है, जरा से अक्षत लेने, कच्चे चावल, ठीक है, 3-4, उसके अंदर रोली भी डालते हैं। अब जिनको गुस्से की दिक्कत है या जिनका सूर्य नीच का है या उच्च का है अपने उसमें, या पितृदोष बन रहा है, तो रोली मत डालो, आप हल्दी डालो। वहां पे जुपिटर का सपोर्ट लो, जुपिटर हल्दी है, ठीक है। और अगर किसी की अंदर गुस्सा नहीं है, मतलब एक पॉजिटिव गुस्सा भी तो चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है कि हम डिसीजन ले पाए अपने, राइट, तो आप रोली डालो, आपके अंदर एनर्जी आएगी, पैशन आएगा। वो अग्रेशन जरूरी भी होता है, राइट। लेकिन अगर आपके अंदर ऑलरेडी बहुत अग्रेशन है, आप गुस्सैल हो, स्पेशली जिनकी 7.5 चल रही है, किन किन की चल रही है, मेष राशि वालों की, मीन राशि वालों की और एक्वेरियस की, मतलब कुंभ राशि, तो इन तीनों की 7.5 चल रही है, ये लोग रोली ना डालें, सूर्य को बहुत ज्यादा इनवाइट ना करें, ठीक। आपने मेंशन किया 7.5, है ना, और कहा जाता है कि बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आती है आपकी लाइफ में। और कई लोगों का आज के टाइम पे जब मैं रील्स देखती हूँ तो ये कहता है कि सबके लिए बुरा नहीं होता, कई लोगों के लिए अच्छा भी होता है। तो जब पता हो कि आपकी 7.5 शुरू होने वाली है तो कौन से उपाय करने चाहिए? देखो, 7.5 शुरू होने से पहले आप कोई भी उपाय करोगे उसका कोई फायदा ही नहीं होगा, बिकॉज शनि लगाते हैं 7.5। 7.5 होता क्या है, आपकी राशि से 12वें भाव में शनि 2.5 साल के लिए आ जाते हैं। 2.5 साल बाद आपकी राशि पे आएंगे, 2.5 साल के लिए, 5 साल हो गए। उसके बाद राशि से सेकंड राशि में आएंगे 2.5 साल के लिए, 7.5 साल हो गए। शनि का गोचर है बेसिकली। अब शनि क्या है, कर्म प्रधान है, कर्म के प्लेनेट है। आप उसकी ट्रांजिट होने से पहले कुछ कर ही नहीं सकते। जो भी आप कर रहे हो, बस अपने कर्म अच्छे रखो, डिसिप्लिन रहो, एक रूटीन सेट करके रख सकते हो। लेकिन मैंने देखा है मोस्टली सेट होता ही नहीं है। जब आपकी 7.5 शुरू होने वाली होगी, आपका रूटीन बिल्कुल धज्जियां उड़ी हुई होंगी उसकी। इंसान मिडनाइट सो रहा होगा, सुबह उठ रहा होगा, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रहे होंगे, या तो 12-12 बजे लोग उठ रहे होंगे। एक रूटीन सेट होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि दोपहर में 12 बजे मत उठो, बहुत लोगों का वर्क फ्रॉम होम होता है या रात की शिफ्ट होती है। आप एक रूटीन बना के रखो। अगर आप रात को 12 बजे सोते हो तो 12 से 1 के बीच में आपको सोना है, दैट इज ऑल्सो रूटीन। आप दोपहर में 12 बजे उठते हो तो 12 के 4 नहीं होने चाहिए वो, है ना, दैट इज ऑल्सो अ रूटीन। रूटीन सेट करके रखना बहुत अच्छी चीज होती है। और जैसे आपने बोला कि बहुत लोगों के लिए अच्छा रहता है, बहुत लोगों के लिए बुरा, मुझे लगता है ये माइंड सेट की भी बात है और अगेन कर्मों की बात है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, देखो किसी को अपनी बॉडी बनानी होती है, मंगल की हमने बात करी, मंगल बॉडी बिल्डर भी है, जिम को रिप्रेजेंट करते हैं शनि मंगल दोनों। अब किसी को अपनी बॉडी बनानी है तो उसे उस चीज से गो थ्रू करना पड़ेगा ना, पेन से, बार बार जिम जाने से पेन होगा। तो 7.5 का पीरियड जो होता है ट्रेनिंग का होता है। अगर आपने उसको ले लिया, पॉजिटिवली भी ले लिया, इनकलकेट कर लिया, तो आप तरस जाओगे, डायमंड बन जाओगे आप कोयले से। अगर आप लेज अराउंड कर गए, आपको नहीं बनानी अपनी बॉडी, तो आप रह जाओगे फिर हेल्दी प्लम, राइट। एक्चुअली 7.5 बहुत अच्छी होती है। आप देखो जितने मल्टी बिलियनर्स मिलियनर्स हैं वो बने ही 7.5 में होंगे। कौन कौन? जैसे जेफ बेजोस की भी 7.5 थी। अच्छा, जिनकी भी 7.5 होती है, उसी में इंसान आगे बढ़ता है। अमिताभ बच्चन जी की भी 7.5 ही थी जब उन्होंने वो नीलम पहना था। 10 दिन के अंदर उन्होंने 10 मूवी साइन करी थी, 7.5 थी। उससे पहले परेशान थे, शनि अफ्लिक्टेड थे, रेमेडी करी, नीलम पहन लिया। वो तो चलो, मुझे लगता है आप रेमेडी भी तब कर पाते हो जब आपका ग्रह आपको सूट कर रहा है, राइट रेमेडी। तो इट्स अ पॉजिटिव ट्रांजिट ऑल टुगेदर, बट यू शुड वेलकम इट विद दैट स्पिरिट। मतलब आप इतनी हीलिंग करती हैं, आप इतने लोगों से बात भी करती हैं, और आपको नहीं लगता कि ये आपकी पर्सनल लाइफ को भी डिस्टर्ब कर देता है और इफेक्ट करता है? मतलब मैंने सुना है कि जब आप किसी की हीलिंग कर रहे हो तो आप उनकी नेगेटिव एनर्जीज लेते हो, तो क्या ये आपको भी डिस्टर्ब करती है चीजें? सो इनिशियली व्हेन आई वाज स्टार्टिंग ऑफ कर देती थी, मैं ज़्यादा कंसर्न हो जाती थी अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा। जैसे मान लो किसी की शादी नहीं हो रही है बहुत टाइम से, या किसी की शादी अच्छी नहीं चल रही है, या तो मैं बहुत पर्सनली उसको ले लेती थी। अब धीरे धीरे करके विद एक्सपीरियंस एक तो आपकी बाउंड्रीज आ जाती हैं, दैट आई कैन ओनली हेल्प देम, आई कैन ओनली होल्ड देयर हैंड, चलना उनको खुद है। बाकी जहाँ तक नेगेटिव एनर्जी की बात है, ऐसा होता है बहुत बड़ी, किसी किसी की ऑरा बहुत भारी होती है,
तो मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स किसी ना किसी हीलिंग के उसमें होते हैं, राइट? तो मैं तो अपनी ऑरा सील करके बैठी हूँ, मैं आज भी अपनी ऑरा सील करके बैठी हूँ, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझे इफेक्ट ना करे, मेरी कोई नेगेटिव एनर्जी आप तक भी ना आए। मेरी भी तो हो सकती है। मंगल वाला साल मेरे लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक था, राइट? लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सेशंस हो गए, जिस दिन मैंने बहुत ज़्यादा रेंटिंग सुन ली है, तो मेरी एनर्जी लो हो जाती है। बट हर हीलर को, एस्ट्रोलॉजर को अपनी हीलिंग पहले ही करनी होती है। दैट इज़ हाउ आई ग्राउंड माई सेल्फ। लेकिन मैं हमेशा एस्ट्रोलॉजर्स से मेरा एक क्वेश्चन ये जरूर रहता है कि क्या आपने कभी अपनी डेस्टिनी देखी है? बिल्कुल, मैं एस्ट्रोलॉजर ही ऐसे बनी। मैं मानती नहीं थी एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा। तो जब इनफैक्ट कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास, जैसे आप भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्यूरियस हो गई, आता कब है? जब सिर पे पड़ती है। कोई अच्छे में नहीं आता हमारे पास। हमारे पास मोस्टली सब दुख में आते हैं, फिर जुड़ जाते हैं हमसे जब उनके दुख हट जाते हैं, राइट? बहुत लोग ऐसे होते हैं, वो दुख वो पार कर गए शॉर्ट टर्म के लिए, फिर जब दोबारा परेशानी आएगी ना, वो 6 महीने बाद तब आएगा वो बंदा, वो फॉलो अप नहीं करेगा। तो अपनी देखी है। इनफैक्ट आई हैड गॉन टू टेस्ट द पंडित ओनली। मेरे साथ काफ़ी गड़बड़ें चल रही थी, बहुत अच्छे मार्क्स आने के बाद भी गैप ईयर हो गया। इस पॉइंट पे मतलब मेरे को अगले दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना था एडमिशन लेने। रात में मेरा सिर इट गॉट स्टिचेस, एक्सीडेंट हो गया। उछल रही थी अपने कमरे में, उसमें चोट लग गई। तो जो चीज़ होनी होती है वो आपके घर में भी हो सकती है, बाहर भी नहीं। तो नथिंग वॉज इन माई कंट्रोल। तो करते करते फिर आई वॉज कॉन्ड, पैसों का कोई कौन हो गया मेरे साथ। 2-3 महीने में सारी चीज़ें हो गई। अब फिर आई वेंट टू अ पंडित टू टेस्ट हिम, but he could predict that I'm going through a gap year. And at last when I was standing up, I asked him कि आपकी कोई final guidance है? And I was so shocked. उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना सिर बचा के रखना, आपको चोट लग सकती है। और सिर पे कुछ मैंने ना पट्टी पहनी हुई थी, कुछ 3 महीने पहले मेरे चोट लग गई थी। तो टाइमलाइन कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है किसी किसी की। दैट इज व्हेन आई गॉट क्यूरियस कि यार मुझे सीखनी है। तो मैंने देखी अपनी डेस्टिनी, और मैंने बहुत बारी देखा है। जैसे फॉर इंस्टेंस एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। मेरे को पासपोर्ट री इशू कराना था अभी कुछ दिन पहले। मेरा चल रहा था राहु प्रत्यंतर दशा में। मुझे पता था मेरे से कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी है, क्योंकि गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है वो। राहु सूर्य के काम इतनी इजीली नहीं होने देता। एंड मजे की बात ये है कि जब मैं री इशू कराने गई थी तो मैं यही सोच रही थी कि क्या बात है भव्या, तूने सारे राहु के उपाय कर लिए हैं, बड़े इजीली हो गया है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए चला गया। अब राहु देव ने भी बोला होगा बेटा रुक जा, अभी पुलिस वेरिफिकेशन में बताता हूँ तेरे को। तो बिकॉज ऑफ सम रीजंस उसने इधर उधर कर दिया। बात भी करी मैंने, वो मिसकम्युनिकेशन भी हो गई। उसने रीजनल ऑफिस भेज दिया। करते करते मैं बहुत घूमी। अब मैंने देखा कि जब तक मेरा राहु नहीं खिसक जाएगा ना, तब तक ये पास नहीं करेगा। ठीक है, मुझे अपॉइंटमेंट भी मिल गई। एक्चुअली रेमेडीज भी बहुत हेल्प करती हैं, राइट? मैं रेमेडीज करी थी तो मुझे रीजनल ऑफिस की अपॉइंटमेंट भी मिल गई, सब हो गया। लेकिन आप रेमेडीज करके भी उस चीज को टाल नहीं सकते हो। मेरा 14 नवंबर तक राहु था प्रत्यंतर दशा में। 13 नवंबर को मेरी फाइल उसके पास वापस गई है। ठीक है, उसने मुझे फोन किया है, मैं गई, सोर्स लगा के मैंने काम करवाई। 15 तारीख को ही उसने सबमिट करी मेरी फाइल दे। मुझे पता था 14 तक मेरे काम नहीं होगा। आई हैड गिवन द प्रेडिक्शन टू माय मदर एंड फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स कि 14 तारीख तक कुछ नहीं होना, आराम से बैठो। 13 तारीख को आई वाज थिंकिंग कि मैं इस बंदे से आज नहीं मिलती, मैं इससे बोलती हूँ मैं 15 तारीख को ही होंगी। लेकिन पुलिस वाले क्या करें, कुछ नहीं, वो बोल देगा तो शहर में नहीं थी। 13 तारीख को गई, लेकिन सोचो आप सबमिट वो 15 को ही हुई है। जब तक वो 14 तारीख तक रहे, वो तो अपना कर्म कर रहा है ना। तो मैंने देखा हुआ था ये। नहीं, बट मैं इस बात को कॉन्ट्रडिक्टरी ले रही हूँ कि जब जो चीज जिस दिन होनी ही है, जो लिखा ही भगवान ने है, तो हम उसको रेमेडीज से कैसे ही चेंज कर सकते हैं? सो देन व्हाई पीपल आर, मतलब हम क्यों एस्ट्रोलॉजर्स के पास भाग रहे हैं? एंड यू नो द लाइव एग्जांपल ऑफ माय फैमिली आल्सो कि मैं सारे रेमेडीज कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, बट नहीं रोक पाई ना जो होना था। देखो, जैसे मैंने बोला, आपका प्लेनेट जब फेवरेबल होगा आप रेमेडी भी तब कर पाओगे। अब यू एंड आई बोथ नो कि कुछ रेमेडीज अब नहीं कर पाए थे क्योंकि वो होनी थी। कहीं कहीं लूप होल्स होते हैं लाइफ में। जैसे आपने बोला रेमेडीज कैसे मदद करती हैं, मैं हमेशा ये एनालॉजी देती हूँ। देखो, बारिश होनी है, ठीक है, लेकिन अब वो ड्रिजल होगी कि वो कितनी इंटेंसिटी में आपको असर करेगी वो आप डिसाइड करोगे। अब मैंने आपको बता दिया बारिश होनी है शिल्पा, अब आप तब भी पैदल निकल गए विदाउट छतरी, तो आपकी गलती है ना। अगर आप छतरी में गए या गाड़ी में गए, वो भी सनरूफ ऑन करके, आपको तो मजा आ जाएगा। उस एक्सपीरियंस को आप मजे में कन्वर्ट कर लोगे, राइट? बारिश होनी है, मैं उसे नहीं टाल सकती। तो इट कैन स्मूदन योर लाइफ। एंड जैसे मैंने बोला अभी,
9 नंबर के साल के लिए, फिर 1 नंबर के साल के लिए। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका 1 नंबर का साल बहुत अच्छा स्टार्ट होगा। क्यों? उन्होंने अपने लेसन्स कंप्लीट कर लिया, उन्होंने अपने इमोशंस को फेस कर लिया, थेरेपी शुरू कर दी, हीलिंग शुरू कर दी। बहुत लोगों के लिए 1 नंबर का साल भी वैसे रहने वाला है, इवन वर्स इनफैक्ट। ठीक, हाँ, कई लोगों की प्रेडिक्शंस हैं कि 26 और बुरा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब इसमें एस्ट्रोलॉजी आती है ना बीच में। आपने रेमेडी करी, आपने उस चीज को सॉल्व कर लिया तो आप आगे बढ़ोगे, वरना आपने सुना होगा यूनिवर्स भी कीप्स गिविंग यू द सेम लेसन्स इन डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट लोगों के थ्रू, डिफरेंट सिचुएशंस के थ्रू। अगर आपका लेसन है पेशेंस, तो वो आपको डिफरेंट लोगों के थ्रू, डिफरेंट इंस्टेंसेस के थ्रू पेशेंस सिखाता रहेगा, सीख जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। मरकरी रेट्रोग्रेड के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, क्या होता है और इसका उपाय क्या है? So basically, Mercury retrograde is one of the most tragic and funniest transits. साल में 3 से 4 बारी रेट्रोग्रेड होता है। इस साल 4 बारी हुआ था। ठीक है, अभी भी रेट्रोग्रेड हो रहा है when I'm shooting this video. ओके। अगले साल 3 बार ये रेट्रोग्रेड होगा। और दिलचस्प बात ये, दिस आई कैन कनेक्ट विद अगेन 9 और 1 नंबर जो मैंने बोला कि अपने लेसन्स लर्न कर लो, इमोशंस को फेस कर लो, बिकॉज मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी अगले साल तीनों इमोशनल साइंस में हो रहा है। वाटर साइंस में, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में। ये ट्राइन होता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। कैंसर हमारा कंफर्टेबल हाउस होता है, हमारे हार्ट चक्र को भी रिप्रेजेंट करता है। 8th हाउस जो स्कॉर्पियो है, दैट इज आवर डीपेस्ट डार्केस्ट फियर्स, मिरेकल्स का भी घर है, सडन इवेंट्स का। 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का। अब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड क्या होता है जो आपने पूछा? मर्क्यूरी इज द फास्टेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा प्लैनेट है, फास्टेस्ट है। फास्टेस्ट क्यों है? इसकी ऑर्बिट सबसे छोटी है, सूर्य के बहुत नजदीक है। ठीक है, बुद्ध कहते हैं इसे हिंदी में। ये हमारी स्पीच को, हमारे दिमाग को, हमारे रिलेशनशिप्स को, कम्युनिकेशन को, ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। रेट्रोग्रेड में क्या होता है? बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि प्लैनेट उल्टा चल गया, रिवर्स हो गया। ऐसा नहीं होता। जनरली लोगों का यही माइंडसेट है। रेट्रोग्रेड मतलब प्लैनेट स्लो हो गया। इट वाज द फास्टेस्ट प्लैनेट, अब वो चल रहा है, पहले दौड़ रहा था। स्लो होने की वजह से जो भी ये रिप्रेजेंट करता है उस चीज में ग्लिच आता है। जैसे आई एम प्रीटी श्योर नवंबर में लोगों को टेक्निकल ग्लिचेस फेस हुए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो गए होंगे, मिसकम्युनिकेशन बहुत हुई होगी, टाइपोज होने लग जाते हैं बहुत ज्यादा। कितनी बार हमने देखा है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हैंग हो जाते हैं, कभी कभी होता है ना। पिछले साल भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में हुआ था। अब इसका जो उपाय है, मोस्टली आप रेमेडी नहीं कर सकते ज्यादातर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की, यू कैन ओनली टेक प्रिकॉशंस। तो लाल किताब और एस्ट्रोलॉजी वगैरह सब प्रिकॉशंस और रेमेडी दोनों पे बेस्ड है। जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी का भी मेरे से पूछा था कैसे हेल्प करती है, प्रिकॉशन तो ले सकते हो, रेमेडी तो आप तब करोगे जब हो गया आप कांड, राइट? तो एक तो सोच समझ के बोलो, एंड डोंट टेक any major decisions in Mercury retrograde, never ever, even if it is the best decision of your life, you might regret it. मान लो ब्रेकअप्स बहुत होते हैं मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में हर साल। आप आंख बंद करके कभी देखोगे ना, बल्क में ब्रेकअप हो रहे हैं इधर भी उधर भी, आप बोलो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, नेट पे देखो डाइवोर्स हो रहा होगा। डाइवोर्स केसेस भी, हाँ, डाइवोर्स केसेस में भी कितने लोगों को मैं बोलती हूँ देखते रहे, डाइवोर्स होना है अभी मत फाइल कर ली कहीं, ठीक है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड खत्म होने दे। क्योंकि ना वो बेचारी लूप में खुद ही फंसी रह जाएगी, मैंने ठीक करा, मैंने ठीक नहीं करा, रोज का पत्ता हो, ठीक करा, ठीक नहीं करा, यही होता रहेगा। मेजर डिसीजन नहीं लेने चाहिए, कोई कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए, कोई पेपर्स मत साइन करो, बहुत बड़ी बड़ी डील्स मत साइन करो। इफ इट्स अनअवॉइडेबल तब आप अपने मर्क्यूरी के हिसाब से उसकी रेमेडी करो। अभी आपने मेंशन किया लाल किताब के बारे में भी, बहुत ऐसे रेमेडीज हैं जो लाल किताब से लोग देख के खुद भी करना चालू हो चुके हैं, और बट इसका एसेंस एक्चुअली में है क्या? इसकी फिलॉसफी लाल किताब की रेमेडीज की क्या है? सो बेसिकली लाल किताब एक ग्रंथ ही है, जैसे एक गाइडिंग बुक है, ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजी का एक टेक्निक होता है, एस्ट्रोलॉजी का पूरा चार्ट इसमें डिस्क्राइब होता है कैसे कैसे पढ़ना है, और इसमें ना शायरियों के रूप में, पोयम्स के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। मेनली जो पंडित रूपचंद जी हैं उन्होंने लाल किताब जो मीन रखी है उसको माना जाता है। तो कहते थे कि कुदरत मतलब नेचर खुद आके उनको लिखवाती थी लाल किताब। सो दिस पावरफुल इट इज। एंड मैंने देखा है लाल किताब के जो सूत्र होते हैं ना, सूत्र से लेकर रेमेडी तक, मैंने आज तक लिटरली बता रही हूँ 100% का उसका इफेक्ट देखा है। रिजल्ट अच्छा 100% होना है वो सूत्र, मतलब ये होना है। लाल किताब के कुछ सूत्र होते हैं और कुछ रेमेडीज होती हैं, इससे हो ही जाएगा। मतलब मैं अपना पर्सनल रेमेडी जब मैं दे रही होती हूँ, खुद का अनुभव करा हुआ, मैं अपनी गारंटी दे के और कुछ कुछ रेमेडीज की सूत्र की, जैसे इंस्टेंस के लिए
अभी कुछ दिन पहले मैं एक सेशन कर रही थी, कनाडा की मेरी क्लाइंट है, कोई दिक्कत आ रही थी उन्हें, राहु की दिक्कत थी। अब लाल किताब में सूत्र होते हैं कैसे राहु खराब हो रहा होगा। हर ग्रह ना अपना एक चिन्ह छोड़ता है खराब हो रहा हो तो, फ्लश अटका देगा या कुछ। उसके चार्ट में मुझे बहुत ही थोड़ा सा डीप था, 3-4 प्लैनेट साथ में थे, तो मुझे दिख रहा था इसके घर में नीले कलर का हेलमेट होगा जिसका शीशा टूटा हुआ होगा। मैं बोला ये कनाडा में क्या ही पहनती होगी और कहाँ से होगा, लेकिन तब भी मुझे दिखा, मैंने पूछ लिया तो पता चला जो उनका पंजाब में घर था ना उसमें वो मिला, तो वो हटवा दिया मैंने, बस वही रेमेडी थी। अच्छा, इतने छोटे छोटे छोटी छोटी रेमेडी, कभी कभी बहुत छोटी रेमेडी होती है, जैसे कोई दाल है पर्टिकुलर, वो मंदिर में दे आओ फॉर इंस्टेंस। अब जैसे वो कनाडा में बहुत लोग बाहर जाना चाह रहे होते हैं, पीआर की प्रॉब्लम आ रही है, वीजा की प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके योग ऑलरेडी दिखा रहा है आपका चार्ट तो, और अड़चन आ रही है तो, ये नहीं कि जिसे भी जाना है बस करता फिरे, जिसके योग बन रहे हैं और जिसने थोड़ी एनालिसिस अपनी कुंडली की ले ली है और तब भी अड़चन आ रही है, तो शनि और जुपिटर का इसमें सपोर्ट लेते हैं और उससे पक्का काम होता है। क्या होता है? काला कंचा, थोड़ा मुश्किल से मिलता है, मिल जाता है, लेकिन काला कंचा लो, उसको पीले कपड़े में बांध लो और अपनी जेब में रख के रखो, ठीक है? उससे आपका लग जाएगा पीआर या वीजा लग जाएगा, चले जाओगे आप। या घूमने भी जाना है, नहीं हो पा रहा, वो कर लो, हो जाएगा आपका बाहर का काम, ठीक है? ये एक लाल किताब की रेमेडी है जो काम करती है। जिन लोगों ने भी बाहर जाना है, इंडिया से बाहर अपनी पीआर अप्लाई करना चाह रहे हैं या जो घूमने चाह रहे हैं, वीजा उनका नहीं लग रहा, तो जरूर ये रेमेडी करिएगा। आप बिना योग के मत करना, पता चले योग नहीं करे जा रहे हैं, मैम कंचा काम नहीं कर रहा, फोन आ रहे हो। अच्छा, ऐसा भी होता होगा कि कई बारी देखो, मतलब क्योंकि प्रोडिक्शन 100% आप कह रहे लाल किताब 99.9% लेके चलते हैं कि ठीक होती है, बट जो लोग खुद पढ़ के इसको करना शुरू हो गए और एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है, देखो लाल किताब को समझना इतना मुश्किल है शिल्पा, इतना मुश्किल है। बहुत बारी तो मुझे खुद लगता था कि ये मेरे को समझ कैसे आ जाती है, ठीक है? लाल किताब को समझना इजी नहीं है उसके जो, क्योंकि वो होम्योनेटिकल है, पोएम्स आर होम्योनेटिकल, आप जैसे इंटरप्रेट करोगे वैसे वो काम करेगी, राइट? तो हाँ, जो उसके सूत्र हैं, जो अगर आपको एक्सपीरियंस है आप तभी रेमेडीज करो, क्योंकि बात का बतंगड़ बन जाएगा अगर गलत रेमेडी कर दी। जैसे लोग जो जनरल रेमेडीज देते हैं ना, क्योंकि आजकल लोग इंस्टा और यूट्यूब पे भी देख के वो रेमेडीज को फॉलो करना शुरू हो चुके हैं कि सही है या नहीं है, दे आर डूइंग इट। एक्चुअली आई एम अगेंस्ट डूइंग जनरल रेमेडीज। आप कभी मेरा पेज भी देखोगे, मेरी एक भी रील ऐसी नहीं होगी जिसमें मैंने रेमेडी दी है। आज भी मैंने जो सूर्य का जल चढ़ाने का बोला, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसलिए दिया, इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस ये है कि अगर आपकी योग नहीं है तो कंचा कुछ नहीं करेगा, राइट? तो रेमेडीज मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए इंस्टेंस के लिए। मान लो किसी का, अभी आप बोल रहे थे बाल बहुत छेड़ती हूँ, तो चंद्र काफी प्रबल है या फर्स्ट सेकंड हाउस में बैठा है या अफ्लिक्टेड है, अफेक्टेड है, मतलब मेन रोल प्ले कर रहा है चंद्र आपकी लाइफ में। अब आपने कोई कर लिया पानी की रेमेडी, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत तगड़ा उपाय होता है ये। मान लो आपको मेंटल क्राइसिस चल रही है, जैसे बहुत लोगों को चली, तो शमशान घाट में या हॉस्पिटल में पानी लगवा दो पीने का, ये बहुत अच्छा रेमेडी होता है। लेकिन फॉर डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ क्राइसिस, पैसों की क्राइसिस के लिए भी। लेकिन जितनी तगड़ी रेमेडी है ना, उतना ज्यादा नुकसान भी कर सकती है अगर किसी ने गलत कर दी। मतलब आपका चंद्र अच्छा खासा बैठा था, आपने कर दी, आपने तो अच्छे खासे चंद्र को गड़बड़ कर दिया, अब आप परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जनरल रेमेडी नहीं करनी। एंड अनटिल एंड अनलेस आपको एक अनुभव हो चुका है एस्ट्रोलॉजी में, ना आप रेमेडी दो और ना आप करो, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि आप बेकार में, और जो लोग नग भी ऐसे ही पहन लेते, लाल किताब नगों में नहीं मानती, वैदिक एस्ट्रोलॉजी मानती है, मैंने भी बहुत पहने, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, लेकिन ऐसे ही नहीं नग पहन लेते, ऐसे ही नहीं रेमेडी कर लेते कि अच्छा जुपिटर अच्छा हो जाएगा मैं कर दूं। नहीं, क्या पता आपको ऑलरेडी अच्छा ग्रह बैठा हो, उच्च का ग्रह जो होता है, अगर आपने उसका दान कर दिया ना, आपने उसे कमजोर कर दिया। सिर्फ नीच के ग्रहों का दान होता है, ये कोई बता ही नहीं रहा। मैंने तो आज तक कोई रील नहीं देखी इस चीज के बारे में कि जब ग्रह कमजोर है या नीच का, पावर तो उसे ही दोगे ना। मतलब मैं बैठी हूँ 100 नंबर पे और मैं उसका उपाय करे जाऊं, तो मैं कुछ चेंज कर दूं अपनी स्क्रिप्ट में, तो घटेंगे ही तो नंबर, कोई बढ़ थोड़ी जाएंगे। मेरे को तो 100 नंबर आ गए हैं ना, मेरा प्लेनेट तो ठीक है। दैट इज हाउ इट गोज। बहुत ही समझ के ये चीजों को करना चाहिए। जिस तरीके से लाल किताब का देखो, मैं तो ये ब्रांचेस हैं एस्ट्रोलॉजी की, राइट? एस्ट्रोलॉजी एक पेड़, ये ब्रांचेस है।
नाड़ी, भृगु नंदी नाड़ी उसका पूरा नाम होता है, बहुत लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है BNI। साउथ में ज्यादा यूज होता है। ये हमारे यहाँ गुड़गांव में भी है नाड़ी, बीन है। हाँ, यस। और KP सिस्टम भी होता है, जिसे कहते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति। वैदिक एस्ट्रोलॉजी मोस्टली सब करते हैं, जो पंडित जी होते हैं वैदिक, राइट। एक लाल किताब हमने बोला भी 4 ब्रांचेस हैं, यूज ऑल फॉर एनालाइज योर चार्ट, मैं चारों ही यूज कर रहा हूँ। ब्लूप्रिंट तो एस्ट्रोलॉजी ही बताती है, एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट बताती है। अगेन आपके अनुभव में आपने कितनी डीपली उसे एनालाइज करा है। बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, सबको क्या बस लग्न के चार्ट का पता होता है, राशि का पता होता है। आपका नवांश भी है जो आपकी असली किस्मत बताता है। 9th हाउस हमारी किस्मत का घर होता है, उसे खोलते हैं, 12 भागों में डिवाइड कर देते हैं, वो होता है नवांश। शादी के लिए पढ़ा जाता है, इसलिए लोगों को पता है, लेकिन उसका असली एसेंस क्या है, आपकी किस्मत है वो असल में कैसी है, राइट। तो एक्यूरेट बहुत होता है, ठीक है। और मैं ये मानती हूँ, जैसे मैंने बोला 100%, कहीं कहीं मैं बोल देती हूँ जहाँ मैंने देखा है ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स, मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी होती 100% है, लेकिन मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरी क्लाइंट भी ह्यूमन बीइंग है, हमारी भी एनर्जीज है, हमारे भी कर्म है। किसी चीज से उसे अगर गो थ्रू करना है, मैंने बहुत बार ये देखा है, मैंने बता दिया कि आगे ना गड्ढा है, यहाँ पे मत जाओ, और दिख रहा है गड्ढे में बैठी हुई है 4 मिनट बाद, ये भी बता दिया कि बहन तू जाएगी गड्ढे में 100% है। तो मेरी जो क्लाइंट है वो बोल रही थी कि वो बाद में आप ही रस्सी देके मुझे निकाल भी लोगी ना, और बोल के जा रहे होते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। 4 दिन बाद फिर ठीक है। जो डेस्टिनी होती है उसमें आप बहुत सारी चीजें देख भी नहीं पाओगे। एज एन एस्ट्रोलॉजर शायद मैं देख भी ना पाऊं। जैसे आपने बोला कितना एक्यूरेट होता है, राइट। कुछ दिन पहले आपने ये भी मेरे से अभी क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले कि जब कोई चीज होनी है तो हम क्यों लें चार्ट, राइट, क्यों एनालिसिस लें। एक XYZ मेरे पास क्लाइंट आई, उसकी कोई प्रॉब्लम होने वाली थी, मैं प्रॉब्लम भी नहीं बताऊंगी, कोई प्रॉब्लम होने वाली थी, मेरी दृष्टि उस तरफ जा रही थी, मैं बोल रही थी कि 1 मिनट मैं देख लूं, उसने नहीं देखने दिया, उसको थोड़ा रश था, हरी थी, मैं भी भूल गई। फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन बहुत कुछ हो जाता है, कहीं और की डिस्कशन हो गई 1-2 महीने बाद, वो क्योंकि वो होनी थी। अब मैं उसे शायद हेड्स अप दे देती तो शायद ना होती, ठीक है। इट वाज प्रेगनेंसी रिलेटेड, समबडीज प्रेगनेंसी रिलेटेड। तो एक्यूरेट होती है एस्ट्रोलॉजी, आप सब कुछ जान सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से। KP और नंदी नाड़ी में तो बहुत बारी ऐसा मैंने सुना है, मैंने यहाँ तक की प्रेडिक्शंस नहीं करी क्योंकि मैं इतने स्पेसिफिसिटी में नहीं जाती, कि आप टाइमिंग भी बता सकते हो कि इतने टाइम तक इस दिन इंसान यहाँ पे पहुंचेगा, ऐसे बोला जाता है। तो एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी होती है, बट एज एन एस्ट्रोलॉजर आप कितना उसे बता पा रहे हो, और एज अ क्लाइंट आप उसका कितना यूज कर पा रहे हो। ये तो है। लेकिन आपके हिसाब से जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें सबसे बड़ा ट्रांजिट जो लाइफ चैलेंजिंग होता है कौन सा रहा है? राहु, जुपिटर या सैटर्न, कौन सा? लाइफ चैलेंजिंग, यस, लाइफ चेंजिंग कह लो या लाइफ चैलेंजिंग कह लो। सो बेसिकली ना देखो, राहु केतु शनि से तो पूरी दुनिया डरती है, राइट। ऊपर से देखो, एक मीम में मैं पढ़ रही थी इस साल, कितना नास्तिक इंसान हो कभी शनि के ऊपर मीम नहीं बनाएगा, कभी नहीं बोलेगा शनि नहीं है, राइट। कभी सुना है आपने किसी? सही बात है। सो मुझे नहीं लगता कि वो इनफैक्ट फ्रॉम द चैलेंज द चेंज कम्स, जैसे मैंने 7.5 के लिए कहा। राहु केतु जो होते हैं ना, वो शैडो प्लैनेट्स, इनके पास बॉडी नहीं है, आपको इनके पास कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मर्क्यूरी का इतना है, जुपिटर इतना लार्जेस्ट प्लैनेट है, सैटर्न हैज विंग्स, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो इसलिए राहु केतु को समझना और प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो दिखते ही नहीं, ठीक है। नॉर्थ नोड और साउथ नोड ऑफ द मून है, चंद्र की 180 डिग्री पे परछाई है दोनों, इसलिए इनको थोड़ा समझना और कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। शनि के लिए तो तब भी सीधे सीधे आप अपने कर्म को फेस करो। मैं ये नहीं कह रही कि वो इजी है, इजी तब है जब आपके कर्म अच्छे हैं, आप रेडी हो अपनी पनिशमेंट भी लेने के लिए। लेकिन राहु मैंने जो देखा, जो कलयुग का भी स्वामी है, जो कोविड हुआ उसके बाद अब हम AI में इतने आ गए हैं। AI क्या है? राहु ही तो है, ओके, रियल थोड़ी है, इट इज क्रिएटेड। हाँ, तो राहु है, सब इमेजिनेशंस हैं, सब क्रिएट किया गया है। अब इमेजिनेशन कैन बी पॉजिटिव, तो आपकी लाइफ चेंज कर देगी, राइट। राहु को पॉजिटिव कर लोगे, नथिंग लाइक इट। लाल किताब में कहते हैं जिससे राहु तारे उसे कौन मारे। अगर आपने राहु को पॉजिटिव कर लिया, आपका कोई और ग्रह भी आपका साथ ही देगा, क्योंकि अपने माइंड को, राहु के थॉट्स कंट्रोल कर लिए, मैनिफेस्टेशन। तो किस तरीके से राहु को मैनिफेस्टेशन हो या कंट्रोल किया जा सकता है? कोई ऐसा सिंगल उपाय जो हम राहु को शांत कर सकते हो? देखो, राहु क्योंकि इतना ट्रिकी है, उसके बारे में आप बहुत इजीली प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाओगे,
जो जैसे आपने बोला ना खुद पढ़ने लग गए हैं, राहु को समझना बहुत मुश्किल है जब तक आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि जनरल उपाय राहु के लिए तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगेन प्रिकॉशन होता है, राइट? प्रिकॉशन सब ले सकते हैं, रेमेडी हर कोई नहीं कर सकता। तो क्लेनलीनेस मेंटेन करना बहुत जरूरी है राहु में। यूजुअली राहु में इंसान को दिमाग उसका क्लटर हुआ होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन रिलेशनशिप्स आती हैं, हेल्थ बहुत खराब होती है और इंसान बहुत जिद्दी हो जाता है, सही लोगों की भी बात नहीं सुनता, गड्ढे में गिरता ही ऐसा होता है और गिर गिर के सीखता है। साफ सफाई मेंटेन करना बहुत अच्छा होता है क्योंकि लक्ष्मी जी और पार्वती जी से राहु कंट्रोल होता है। और राहु का एक बीज मंत्र होता है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः, ठीक है? अब इसको प्रॉपर वैदिक तरीके से करना चाहिए। अगर ये प्रॉपर वैदिक तरीके से इंसान करेगा, और 18,500 बार करना होता है, मतलब हर ग्रह का अपना अपना है, ठीक है? या करवा लो किसी पंडित जी से, ठीक है? बहुत ज्यादा उसमें मत पड़ो सोच लो में, लेकिन हाँ प्रॉपर ये करवा लो विद हवन। तो राहु कोई भी ग्रह है, उसका जो मंत्र है जो वो लेके आया है वेदों में जो लिखा है उससे बैलेंस हो जाएगा। लेकिन प्रिकॉशन राहु की ये, बेड पे आप खाना वाना मत खाओ, चाय मत पियो, चाय एक बारी को चलो पी सकते हो। अच्छा, राहु जो होता है ना उसमें कैफीन इनटेक इंसान का बढ़ जाता है, या तो कोक बहुत पिएगा या अल्कोहल में चला जाएगा, ड्रग्स में चले जाते हैं लोग, राहु उनका खराब हो रहा होता है, या चाय बहुत पियेंगे, ठीक है? राहु के सिम्टम्स होते हैं। किसी भी चीज की लत लग जाती है, गाना लूप में सुनने लगेंगे सेम गाना, ठीक है? जब तक वो सिंगर बाहर आके चिल्लाना दे बानी कर देवाएं। तो राहु के लिए क्लीनलीनेस मेंटेन करो, और जो बाथरूम का एरिया होता है हमारे घर का वो राहु होता है, तो उसका ध्यान रखें। ये करा जा सकता है, लेकिन रेमेडी राहु की आपकी कुंडली से निकल के आएगी। अब एक बात बताओ, जो 2026 है, जिन लोगों को करियर में ग्रोथ चाहिए, ठीक है, उनके लिए कैसा रहेगा? और कौन से नंबर्स के लिए अच्छा रहेगा, कौन सी कुंडली के लिए अच्छा रहेगा? देखो, कुंडली के लिए पहले बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला, जिनका सूर्य उच्च का है, अच्छा है, पॉजिटिव है, चाहे नवांश में चाहे असल में, ठीक है, किस्मत वाले, उनके लिए अच्छा रहेगा। जिनकी सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए तो बहुत ज्यादा प्रभावदायक, इफेक्टिंग रहेगा। वो हटा नहीं सकते इसके इफेक्ट्स, राइट? ज्यादा इफेक्ट रहेगा। जिनकी सूर्य की उम्र चल रही है, सूर्य की उम्र भी होती है 21 साल 24 साल सूर्य की उम्र होती है, तो हर प्लैनेट की एक उम्र भी होती है, इस उम्र में हो ज्यादा असर करेगा, ठीक है? जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स में, सूर्य रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, राइट? जिन लोगों का सूर्य खराब है, जिनको पित्त दोष है, सूर्य केतु सूर्य राहु इकट्ठा बैठा है, सूर्य डेबिलिटेटेड है, ठीक है, या सूर्य शत्रु राशि में बैठा है, ठीक है, या कोई नेगेटिव ग्रह उसको दिख रहा है, मान लो राहु केतु ऐसा नहीं दिख रहा, उन लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। स्पेशली जिन लोगों की 7.5 समय पे चल रही है, तो सूर्य और शनि की अपनी कहानी सुनी होगी कि बाप बेटे हैं, लेकिन एक दूसरे को मानते नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। जिसकी राहु की महादशा है, जिसकी शनि की महादशा है, जिसकी 7.5 चल रही है, मैं ये नहीं कहूंगी कि उनके लिए खराब रहेगा, नहीं, उनको सूर्य की रेमेडीज ज्यादा करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ शनि और राहु वगैरह की भी रेमेडी करनी पड़ेगी, तब जाके ये साल होल्ड में आएगा। अदरवाइज जिनका मूलांक 1 है, जिनका भाग्यांक 1 है, मूलांक मतलब जो जैसे 1st 19th को जो बॉर्न है, ठीक है, ऐसी डेट्स को जो बॉर्न है, सिर्फ बर्थडे जो वो मूलांक होता है। भाग्यांक क्या होता है? जो टोटल नंबर, बर्थ मंथ ईयर, उनका भी 1 है, उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब, ठीक है? लेकिन उस प्लेनेट को हर किसी को बैलेंस करना पड़ेगा। जिनका सूर्य वेल प्लेस्ड है ना, जनरली अगर सिंपली पुट करूं तो उनके लिए अच्छा है, ठीक है? अच्छा, बहुत लोगों की न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, जैसे नवंबर का महीना भी चल रहा है, 11 नंबर तो नवंबर 2 1 तो हो ही गए। अब मान लो कोई 19 नवंबर 1996 1997 पैदा हुआ है, 4 1 आ गए इसमें, 19 का 1, 2 11 के 1 19 में, 4 1 हो जाए। अब किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। सूर्य 4 बारी दिख रहा है, इन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, इन लोगों के पास बहुत सारे टैलेंट होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं। अभी अगर अपनी लाइफ को डायरेक्ट नहीं करेंगे, सही चयन नहीं करेंगे, सही डिसीजंस नहीं लेंगे, तो बहुत ज्यादा होना, बहुत ज्यादा टैलेंट भी होना आपको गुमराह कर देगा। मतलब कोई स्पोर्ट्स में है मान लो, ठीक है, आप एथलीट भी हो, आप बास्केटबॉल भी खेलते हो, वॉलीबॉल भी खेलते हो, सब में अच्छे हो, अगर सब में ही रहोगे तो आप कहाँ निकलोगे? पर्टिकुलर कुछ क्या बुलाओगे आप? हाँ, राइट। एथलेटिक्स में भी आप स्प्रिंट करते हो या आप मैराथन करते हो, क्या करते हो? तो जिनके न्यूमरोलॉजी में 4 बारी 5 बारी 1 आता है, वो लोग सतर्क हो जाएं। 3 बारी तो बहुत बारी आ जाता है, बैलेंस्ड है, तो भी 3 बारी से ज्यादा
अगर आपकी न्यूमरोलॉजी में एक आता है तो आपको सूर्य की रेमेडी करनी ही पड़ेगी, चाहे सूर्य एग्जॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, कैसा भी बैठा। और बाकी नंबर्स के लिए जो जिस तरीके से 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 6, 7, 8, आप मुझे जरूर इन लोगों के बारे में अलग अलग बताओ। हाँ, जो 20 तारीख 2 तारीख को पैदा हुए हैं, ठीक है, 29 को पैदा हुए हैं, उन लोगों के लिए टोटल नंबर भी देख लेना, भाग्यांक और मूलांक भी 2। तो चंद्र जो होता है इमोशन का प्लेनेट है, राइट। अब इन लोगों के लिए भी सूर्य के हिसाब से, अच्छा, हर नंबर के पास जो पहला नंबर होता है ना, उसका कोई एलिमेंट होता है। जैसे 2 नंबर है, उसके अंदर अब सूर्य का भी एलिमेंट बन गया, एक और एक मिले तभी तो 2 बना ना, उसके अंदर भी सूर्य का एलिमेंट है। तो आप लोग अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए चलो, इमोशंस को चैनल करते हुए चलो। जर्नलिंग बड़ी अच्छी रहेगी इन लोगों के लिए। इन लोगों के लिए ठीक ठाक साल है, लेकिन ये मूडी बहुत ज्यादा फील करेंगे, बहुत ज्यादा मूडी फील करेंगे। कभी तो इन लोगों को लगेगा जिंदगी बहुत बढ़िया है, ठीक है, कभी इन लोगों को लगेगा कि अरे यार गुस्सा नहीं कंट्रोल हो रहा हमारा। 3 नंबर जुपिटर का है, ठीक है, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अगले साल जुपिटर जून 2 से उच्च के भी हो जाएंगे। इनके लिए बहुत अच्छा साल है, बस सूर्य की रेमेडीज करके चलें। कोई मुझे इनके ऊपर नेगेटिव असर नहीं दिख रहा एज पर न्यूमरोलॉजी। 4 नंबर राहु का है, अब आप तो 4 नंबर ही हैं, आपको सूर्य की रेमेडी करनी पड़ेगी, ठीक है, वरना अग्रेशन इश्यूज, इम्पल्स में कुछ बोल दिया जिसको अब करेक्ट करने में समय लग रहा है, इसमें परेशानी हो सकती है। इन लोगों के गैजेट्स वगैरह भी खराब होंगे, और गैजेट्स में, व्हीकल्स में खर्चा हो सकता है जिन लोगों का भी 4 नंबर है, ठीक है। मूलांक या भाग्यांक 5 नंबर होता है बुध का। बुध और सूर्य वैसे बुधादित्य योग बनाते हैं, अक्सर बहुत सारी कुंडलियों में कंजंक्शन होता है क्योंकि नियर बाय रहते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है। सूर्य क्या होते हैं, क्योंकि ये किंग है, ये सीधा चलने में मानते हैं, टेढ़ा रास्ता नहीं लेते, शॉर्टकट नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते। बुद्ध क्या है, स्पीच है, कोशिश करी जाए कि झूठ ना बोला जाए। अब कलयुग है, बहुत जगह बोलना पड़ता है, ठीक है, जितना कम हो। मर्क्यूरी वाले 5 नंबर वाले जितना कम हो सके उतना कम झूठ बोले। ये भी जर्नलिंग करें, लिखने का। ग्रीन कलर का पेन इस्तेमाल करें, रेड कलर का पेन इस्तेमाल करें, टू साइन अच्छा रहेगा। वैसे ठीक ठाक है, इनकी ट्रैवलिंग अच्छी रहेगी, लेकिन सोच समझ के ऑर्गेनाइज करके ट्रैवलिंग करें इस साल। अगर इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स बनेंगे जो इनके बनते हैं 5 नंबर वालों के ट्रैवलिंग के, थोड़ी सी उस समय पे परेशानी हो सकती है, ठीक है, रूटीन बनाने में, रूटीन में आने में। 6 नंबर शुक्र का है, ठीक ठाक है इनके लिए साल। बस ये है, शुक्र हमारी लग्जरी, रिलेशनशिप्स रिप्रेजेंट करता है। कोई चीटिंग, अगेन अगर कोई रिलेशनशिप में चीटिंग कर रहा है, आप लोगों की लंका लगने वाली है सूर्य के साल में, ठीक। तो 6 नंबर वाले थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि शुक्र, यस, और लग्जरी चाहिए तो वही राहु या नेगेटिव राहु वाली टेंडेंसी ना लाएं, बहुत ज्यादा शॉर्टकट ना लें, सीधा सीधा लग्जरी को मैनिफेस्ट करें। 7 नंबर केतु। केतु कोई नेगेटिव प्लैनेट नहीं है, वैसे केतु विश्वास का प्रतीक है, जुपिटर का भी, मंगल का भी चेला है। ये स्पिरिचुअल प्लैनेट है, आप स्पिरिचुअलिटी में जाओ। इनके लिए तो सूर्य की रेमेडी जो मैंने बताई कि सूर्य को जल चढ़ाओ, वही बहुत अच्छी काम करेगी। लेकिन हाँ, क्योंकि ये एंड टाइम है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी इन लोगों को। बेटर ये रहेगा कि किसी प्रॉब्लम में अगर अपने आप को उलझा हुआ पाओ तो थोड़ा सा पहले डिटैच हो जाओ। केतु ऑलवेज लाइक्स अ वॉइड, वो स्पेस अच्छा पसंद करता है। अब आ गए 8 नंबर वाले शनि। राहु और शनि वालों, आप लोगों को रेमेडी करनी पड़ेगी, चाहे कितना अच्छा सूर्य बैठा हो, ठीक है। इन लोगों को थोड़ी सी कोल्ड से रिलेटेड, और जैसे वात पित्त कफ जो त्रिदोष होता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। कभी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, हर किसी का नहीं, एज ग्रुप के हिसाब से गुस्सा आ सकता है, कभी कफ की दिक्कत आ सकती है। सैटर्न रेट्रोग्रेड होंगे अगले साल, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। उस समय पे इन लोगों को दिक्कतें आएंगी। अगर इनमें से 8 नंबर वाला कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट के इंटरव्यूज दे रहा है, गवर्नमेंट का कुछ इनका कुछ काम है, उसमें अड़चन जरूर आएगी। इसको क्या करना चाहिए? सूर्य की रेमेडी करनी चाहिए, जो मैंने जनरल रेमेडी बताई वो, लेकिन जैसे मैंने बोला चार्ट से स्पेसिफिक ही रेमेडी करनी चाहिए। आ गया 9 नंबर मंगल। तो मंगल फायर एलिमेंट है। मंगल वाले सीधा सीधा अगर हनुमान जी में श्रद्धा है, क्योंकि हनुमान जी मंगल है, उनकी पूजा करें, हनुमान चालीसा करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका, ठीक है, उनके लिए अच्छा है। इन लोगों को, स्पेशली 9 नंबर वालों को, अगर इन्होंने अपनी सीख नहीं ली है, और 9 नंबर सितंबर भी होता है ना मंथ, इन लोगों को भी, अगर आपका मूलांक नहीं 9 बन रहा लेकिन आप सितंबर में बॉर्न हो,
तो भी अगले साल आप लोगों को अपने इमोशंस को फेस करने की बहुत ज़रूरत है। अपने गुस्से को कंट्रोल करो, मंगल को कंट्रोल करो, सूर्य को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे इनके लिए सूर्य की रेमेडी डायरेक्टली काम नहीं करेगी, मतलब हेल्प करेगी, लेकिन इन लोगों को मंगल की रेमेडी करनी पड़ेगी। मतलब आप अपना गुस्सा कंट्रोल रखोगे और अपनी विल पावर चैनलाइज रखोगे तो आपके लिए अच्छा है। अगर ये कंफ्यूज हुए मंगल वाले अगले साल जो कि होंगे, इनको सबसे ज्यादा इनकी भद्द तब पिटेगी, तब प्रॉब्लम होगी इनको सबसे ज्यादा। अगर ये डिसीजन लेते जा रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेते जा रहे हैं, तो इनके लिए ठीक है। जहाँ ये अटके, जहाँ ये बहुत ऐसी एनर्जी में आए कि ये भी कर लूँ, ये करूँ, वो करूँ, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। और कोई दिक्कत एज सच नहीं है। आपने सारे नंबर्स के बारे में भी बताया और 2025 जिस तरीके से बुरा गया सबने देखा भी है। और आपने कहीं 2-3 जगह मेंशन पितृदोष के बारे में मेंशन किया। कहीं लोग ऐसे हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको पितृदोष के बारे में नहीं पता। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? क्या होता है पितृदोष और हमें क्या क्या करना चाहिए इसको अपनी लाइफ से हटाने के लिए? देखो, बहुत बड़ी चीज नहीं होती पितृदोष, बहुत लोग डरा देते हैं पितृदोष के बारे में। एस्ट्रोलॉजी के लिए बोलूँ तो एक कॉम्बिनेशन है, सूर्य राहु, सूर्य केतु, सूर्य शनि इकट्ठे बैठ जाए तो पितृदोष बन जाता है। लाल किताब के अकॉर्डिंग शनि किसी भी जुपिटर के घर में 9वें में बैठ जाए स्पेसिफिकली, क्योंकि 9वां घर ना सेंटर ऑफ योर लाइफ माना जाता है, किस्मत है। वहाँ पे राहु चला जाए, सूर्य चला जाए, शनि चला जाए, केतु चला जाए, राहु शनि केतु, तो पितृदोष लग जाता है। चंद्र के साथ केतु या राहु हो तो भी थोड़ा सा, क्योंकि चंद्र ग्रहण योग बन गया, थोड़ा ये पितृदोष बनाता है। अब इसका उपाय वैसे तो सीधा सीधा ये होता है कि आप पितृदोष की पूजा करा लो। मैं अगेन ये बोलूंगी कि बहुत ज्यादा चोंचलों में पड़ने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती पितृदोष में। एक प्रॉपर पूजा होती है, कोई लोग 3 दिन 5-5 दिन भी करवाते हैं, वो एक चलो विधि विधान से करा रहे हैं, ठीक है। 2 घंटे की भी पूजा होती है पितृदोष की। आप एक हवन करते हो, आप अपने पितरों से माफी मांगते हो। पितृ कौन है? हमारे एंसेस्टर्स। किसी वजह से वो अनहैप्पी हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी या माइथोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी, राइट। अगर मैं कहानी के रूप में सुनाऊं तो आप उनसे माफी मांगते हो, उनको कुछ ऑफरिंग्स देते हो उस पूजा में, तो ठीक होता है। लेकिन वैसे सूर्य और राहु या सूर्य और केतु जब मिलते हैं तो पितृदोष बनता है। क्या है मतलब कि आप सीधे सीधे चल रहे थे, सूर्य को सीधे सीधे जाना पसंद है, तो बेसिकली सूर्य और केतु जैसे बैठा है, केतु को क्या चाहिए? वॉइड चाहिए, वो ना गैप ला देता है। मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है, कोई पढ़ाई कर रहा था आगे पढ़ने के लिए, सीधे सीधे पढ़ रहा था, अब बीच में उसको मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, अड़चने आएंगी, ठीक है। स्मूथली लाइफ चल रही थी, अड़चन आ गई। राहु क्या करता है? डाइग्रेस करता है, आपको बहकाता है, पढ़ने का मन नहीं करेगा या वो काम ही करने का मन नहीं करेगा, लेज अराउंड करोगे। शनि में भी ऐसे होता है। उन टेंडेंसीज को कंट्रोल करो एज अ प्रिकॉशन एंड एज अ रेमेडी। पूजा नहीं करवा पा रहे हो तो बहुत लोगों की श्रद्धा नहीं होती कि मुझे नहीं करवानी पूजा, तो एज पर योर चार्ट कौन सी राशि में बन रहा है पितृदोष, कहाँ के स्वामी है सूर्य, वो सब देख के उसका उपाय हुआ जा सकता है बहुत इजीली। लाल किताब के अकॉर्डिंग एक हकीक होता है, व्हाइट और रेड, ठीक है। सूर्य केतु अगर बन रहे हो तो ये आप आंख बंद करके कर सकते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सूर्य केतु अगर इकट्ठे कहीं पे भी बैठे, व्हाइट और लाल हकीक दोनों मतलब मिक्स्ड होता है, वो पहन लो चांदी की अंगूठी में, ढंग से चांदी में मड़वा के पहनते हैं, मतलब जूलर को बताओगे समझ जाएगा वो, ठीक है। पूजा वूजा करवा के उससे पहन सकते हो, उससे कंट्रोल हो जाता है। आपने एंसेस्टर्स की बात करी है इसमें, एंड व्हाट आई नो भवे कि आजकल लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने एंसेस्टर्स से, एंड आप वो भी करते हो। और किस तरीके से ये रियल है? मतलब मैं तो इसको फील ही नहीं कर पाती हूँ कि जिस इंसान की डेथ हो गई हो और वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी आप उनसे बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। ये कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जब मैं इस चीज में आ रही थी ना, आपको तो उसकी बैकग्राउंड स्टोरी पता है। व्हेन माय फादर पास्ड, ही रीच्ड आउट टू मी, ठीक है। आई नेवर न्यू कि ऐसा मेरे साथ कभी होगा। ही केप्ट रीचिंग आउट टू मी। तभी मैं पितृदोष की पूजा कैसे रीच किया? मतलब कैसे लोगों को पता चलेगा कि दैट यू लाइक द पर्सन हु एक्सपायर्ड, जो आपकी लाइफ से गया है, चाहे वो आपके पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, जो भी गया है, वो आपसे कैसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं? बहुत बारी आपको ऐसे साइंस मिलते हैं नेचुरली। कोई एक लेमैन पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, उनको सपनों में आ जाएंगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बारी सपनों में ही कम्युनिकेशन हो जाती है, इतने लोगों के साथ होता। मतलब वो तो होता ही है। आपको कुछ अलग सा लगेगा, हंच सा लगेगा, कभी फेदर्स बहुत मिलते हैं। हर किसी के लिए एक डिफरेंट साइन होता है। मेरे साथ तो लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती थी बहुत ज्यादा। मैं स्पिरिचुअल हूँ तो मैंने अपनी टैरो रीडिंग करवाई भी, उससे भी समझ आया कि वो है। लेकिन
हम ना एक मल्टीवर्स में है शिल्पा, ठीक है। इंसान पास हुआ है, हम तो सोल है ना, ठीक है। एक सोल की एनर्जी, जो मान लो मेरे पापा 63 इयर्स जिंदा रहे इस लाइफ में, 63 इयर्स की जो एनर्जी थी ना, वो तो इस जगह है ना अभी भी, वो थोड़ी ना ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। वो तो सोल की जो सीडी थी वो है ना। अब वो सोल मुझे जो भी बोलना चाहती है, अगर वो दूसरे जन्म भी ले लेंगे, कितने लोगों का सवाल होता है कि इन्होंने दूसरा जन्म नहीं लिया क्या, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, मुझे खुद आया कि दूसरा जन्म नहीं लोगे क्या बाबा, है ना। हो सकता है ले लियो, हो सकता है ना लियो, राइट। उसको आंसर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसकी जो एक एनर्जी है ना, जो उसका एक रेजोल्यूशन है, उसको आप कभी भी खोल सकते हो, ठीक है। खोलने से ज्यादा है, इसीलिए तो आकाशिक रिकॉर्ड्स का भी आपने नाम सुना होगा। आप अपने पास में भी तो जा सकते हो। कितने लाइफ टाइम्स लोग चले जाते हैं, आपको, मुझे नहीं पता मैंने कितनी लाइफ टाइम्स जी होंगी, ये बताना बड़ा मुश्किल है, राइट। लेकिन हमेशा कम्युनिकेशन हो सकती है, क्योंकि जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट एनर्जी, दैट सोल वांट्स टू कम्युनिकेट टू अस, राइट। और जैसे बहुत लोग करना चाहते हैं कम्युनिकेट, मैं प्रॉपर्टी का या और मतलब कोई कोई ऐसी तगड़ी चीजों का आंसर नहीं देती, पूछती भी नहीं, अनलेस द स्पिरिट या सोल इटसेल्फ वांट्स टू टेल अस। बिकॉज बहुत बड़ी क्या होता है, अब स्पिरिट तो चला गया, उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। मान लो उनके बच्चे या उनके कोई फैमिली वाले रॉन्ग मीन्स से लेना चाह रहे हो प्रॉपर्टी, उनकी ना बनती हो, मैंने तो बता दिया, मैंने तो कर्म कर दिया ना एक, तो मैं प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस इसलिए लेती, अनलेस द स्पिरिट themselves wants कि यार ये मेरे बच्चे को मिलना चाहिए, ये मेरे बच्चे का हक है। तो और स्पिरिट से पहले पूछा जाता है, उस एनर्जी से पहले पूछा जाता है आपको कम्युनिकेट करना, ठीक है। कभी कभी ऐसे आपका मन है ना, आपका मन उदास है, नहीं करना आपके स्पिरिट को कम्युनिकेट, बहुत बार ऐसा भी होता है, उस समय पे वो नहीं करना चाहते कम्युनिकेट। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैंने रीडिंग ली, मैंने पूछा स्पिरिट से आप कम्युनिकेट करोगे, मैंने बोला नहीं अभी नहीं, ठीक है। मतलब उन्हें भी पता है ना, रेडी है इंसान की नहीं। कुछ समय बाद दैट स्पिरिट केम टू मी, मतलब ऐसे ही समझ आया मुझे, मेरे को मान लो इंट्यूशन आया कि अब मैं करती हूँ। आई रीच आउट टू माय क्लाइंट, शी बुक्ड अ सेशन, तब हमने बात करी, तो उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। तब तक उसके क्वेश्चन नहीं रेडी थे, 3 महीने पहले आई थी, तो हम बात कर सकते हैं और करनी चाहिए। और मैं एक चीज और यहाँ पे बोलना चाहूंगी, बहुत बारी ना हम लोग अपने आप में इतने इन्वॉल्व है दैट कोई उनसे नहीं पूछता आप खुश हो, आपको कुछ चाहिए, राइट। वैसे तो चलो एक फिलॉसफी ये भी है कि वो तो पास हो गए, वो उनको क्या चाहिए होगा, लेकिन कभी कभी एक इंसान के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो उनको आपके थ्रू पूरे करने हैं। तभी आपको पितृदोष लगा है। पितृदोष कोई बुरी चीज नहीं है, आपकी कुंडली में लगा ही इसलिए क्योंकि उनको आपसे उम्मीद है कि आप उनके लिए कुछ कर दोगे या आप उसको ठीक कर दोगे। तो उनसे भी पूछना चाहिए कि आप, मैं पूछती हूँ, अगर मेरे क्लाइंट नहीं भी पूछ रहा तो मैं पूछ देती हूँ, उनसे पूछो आपको क्या चाहिए। और पता है, जब मेरे पापा ने भी मुझे कम्युनिकेट किया था, तो जब वो कर रहे थे पहले स्टार्टिंग में कम्युनिकेट, मैं सुन नहीं रही थी क्योंकि सारी लाइफ स्मूथ चल रही थी। फिर उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस, छोटी छोटी चीजें, कभी कैंडल फोड़ दी, कभी मेरे हाथ में लाइटर टूट गया, जब मेरे को लगा ये बड़ा ऑफ है यार, ये क्या हो रहा है, तब मैंने उनके ऊपर ध्यान दिया कि कुछ तो है जो मुझे रीच आउट करना चाह रहा है। तो कभी कभी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जिससे कि आप उनको रीच आउट करो, राइट। तो दिस इज हाउ यू कम्युनिकेट। तो स्पिरिट कम्युनिकेशन आप करते भी हो, और कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत हार्ट ब्रेकिंग रहा हो, किसी के लिए आप कर रहे हो और या एक बहुत अच्छा दिशा मिल गई उनको अपनी लाइफ के लिए, ऐसा भी होता है। और आई एम श्योर इट्स वेरी टचिंग, इट्स नॉट इजी टू कम्युनिकेट आल्सो विद द स्पिरिट। या इट्स नॉट इजी। जैसे एक क्लाइंट थी, 3 साल पहले की बात है, मैंने कम्युनिकेट करा उसके नाना जी से। कुछ दिन पहले ना, जब मैं वो मंथली रीडिंग लेती थी मेरे से, तो दिख रहा था कि कुछ हो सकता है, कुछ कोई घर में किसी का पासिंग अवे हो सकता है। तो शी कनेक्टेड द डॉट्स एंड देन शी केम टू मी कि मुझे अपने नाना जी से बात करनी है। मैंने करी, वो वेट ही कर रहे थे बात करने का कि आएगी मेरे पास, मेरे ही थ्रू आएगी। उनको भी पता था कि मेरे थ्रू आएगी कम्युनिकेट करने के लिए। अब मेरी क्लाइंट के बारे में उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, उसकी मदर के बारे में ही बोल रहे थे वो कि इसकी मदर ये, इसकी मदर वो। अब मैंने डिलीवर करी रीडिंग, तो मेरी क्लाइंट क्या बोलती है, आपको पता है, इट्स सो स्ट्रेंज कि जब वो थे ना इस जीवन में, तब भी उन्हें बस मेरी मदर का ही कंसर्न रहता और किसी का रहता ही नहीं था। तो मेरे लिए बहुत टचिंग था कि क्योंकि उसकी मदर सोल पेरेंट थी, सेपरेटेड थी अपने पार्टनर से, तो वो पास होने के बाद भी उसके नाना जी उसको थोड़ी थोड़ी गाइडेंस दे रहे हैं, अपनी बच्ची को ज्यादा दे रहे हैं। तो बस मतलब हार्ट टचिंग बहुत बड़ी होता है, बहुत बड़ी ऐसे लगता है
इसलिए वही मतलब अगर मुझे लगता है कि जो क्लाइंट है उसकी इंटेंशन सही नहीं है स्पिरिट से बात करने की, तो मैं वो रीडिंग ही लेती। ओके, सो इट्स नॉट इजी टू कम्युनिकेट जिस तरीके से आपने, और मैंने गरुड़ पुराण भी पढ़ी और सुनी मैंने एक जगह, और वेतनी नदी पार की जाती है और बहुत सारी स्ट्रगल करके एक स्पिरिट अपना वो रास्ता पार करती है, और कहा जाता है कि कई साल लग जाते हैं उसको पार करने में। तो कब कम्युनिकेट करना चाहिए, मतलब आफ्टर डेथ मैंने सुना है कि ये 3-4 महीने के बाद आपको अपनी जो फैमिली में जो पास अवे हुआ उनके साथ तब कम्युनिकेट करना चाहिए, जब ये सारा पार हो जाए वो वेतनी नदी, और बहुत ही स्ट्रगल, उनको मारा जाता है, उनका एक ऐसा वो पाथ देखते हैं आफ्टर डेथ जो आसान नहीं होता जाना। देखो इसकी ना अलग अलग फिलोसफीज हैं, और इसके लिए थोड़ा सा बहुत ही अगर किसी भी लेमैन को समझना हो तो एक बुक बहुत अच्छी है जिसे कहते हैं लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। इट्स एन ऑटो रिटन बुक, और श्यामक दावर ने उसका फॉरवर्ड भी लिखा है, ठीक है। कोई भी पढ़ सकता है, पढ़ो उसके बारे में, बहुत सारे रोल्स भी समझ आएंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो ये एक नोशन है कि वैतरणी नदी पार करनी होती है, वैदिक नोशंस के हिसाब से वैतरणी नदी पार करनी होती है। व्हाट आई नो इज कि हमारे साथ एक गार्डियन एंजल जरूर आती है जब हम पैदा होते हैं, और एक गार्डियन एंजल जो हमारा देवदूत है हिंदी में बोलें तो, वो हमें लेके भी जाता है। आप कम्युनिकेशन तब करो जब एक आप रेडी हो और जब वो स्पिरिट रेडी हो। जैसे मेरे फादर को ही ले लो, मेरे को सपना आ गया था दैट ही हैज पास्ड, मैंने उस चीज को रिप्रेस कर दिया, मैं भूल गई हूँ कब आया था, पर ना मैं एग्जैक्ट डेट भी बता सकती थी कि कब वो हुए। ही रीच्ड आउट टू मी, ठीक है, मेरे को फील हुआ था कुछ है, मेरे को टैरो रीडिंग के लिए भी आया कि मैं टैरो रीडिंग करूं, 2 बारी कॉन्जिक्यूटिव नाइट्स ही केम, मैंने पहचाना ही नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आया मेरी एंजल है क्या है, ठीक है। मैंने 1 साल बाद करा कम्युनिकेट, शी ऑल्सो वेटेड फॉर इट ना। जब तक आप रेडी नहीं हो या वो स्पिरिट रेडी नहीं है तब तक आप कम्युनिकेट मत करो। लेकिन अगर मान लो कोई पास हुआ, ठीक है, 13 दिन भी नहीं हुआ, 13वीं भी नहीं, लेकिन आपको हंच आ रहा है कि मैं करूं, तब कर लो कम्युनिकेट। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वेट करना चाहिए या आप एक सर्टेन टाइम में करो। अगर आपको लग रहा है, दीज आर ऑल स्पिरिचुअल नेचुरल थिंग्स, अंदर से लग जाए। मान लो कभी मैं किसी को बोल रही हूँ कि आपको कम्युनिकेट करने का मन है और उनको अंदर से नहीं आ रहा ना, आई नेवर फोर्स, मैं बोलती हूँ ठीक है, टू ईच देयर ओन, जब इनको मन करेगा दे विल रीच आउट टू मी। बट मैं ये जरूर बोलती हूँ कि मुझे अगर हंच आया है कि कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, तो जब ये रेडी होगी आ जाए मेरे पास, कर लेनी चाहिए कम्युनिकेशन, क्योंकि आपको करनी पड़ेगी, वो फिर आपके सपने में आए चाहे जैसे हैं, वरना यू विल मिस आउट ऑन समथिंग दैट दे वांट टू। बफे मैंने कई बार देखा है कि नजर दोष लग जाता है, और कहा जाता है कि बहुत टोने टोटके भी किए जाते हैं ताकि जो आपकी लाइफ है या तो पूरी खराबी हो जाए या बर्बाद हो जाए। और ऐसी कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें बता सकते हैं कि हमें कोई नजर दोष लगा हुआ है या हमारे पे टोना टोटका किया हुआ है? ये भी पता है आपको, डेस्टिनी का पार्ट होता है, बिकॉज बहुत बड़ी मैं चार्ट से बता देती हूँ कि आपके ऊपर टोना टोटका किया है, ठीक है। तो सिम्टम्स जैसे अगर किसी की बहुत ज़्यादा ना लगातार आपकी फैमिली में लोगों की हार्ट रिलेटेड या कोई मेजर हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें आए जा रही हैं और पकड़ में नहीं आ रही दिक्कत, क्या दिक्कत है, मिसडाइग्नोज हो जा रहे हो या होने, उसका इलाज नहीं हो पा रहा, दवाइयाँ नहीं लग रही आपको, ये एक मेजर चीज़ है कि अब हो चुका है, अब गड़बड़ हो रही है। मान लो कोई बहुत अच्छा कर रहा था, मान लो कोई बड़ा अच्छा लाइमलाइट में चल रहे थे, उसके जीवन अप डाउनफॉल आने लग गया एकदम से, एंड आपका ग्रह उसे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, प्रॉब्लम नहीं दिख रही बहुत ज्यादा, ठीक है, तो बिल्कुल हो सकता है कि किसी ने टोना टोटका करा है। वैसे मिट्टी से घर की, मतलब जिसको समझ आता हो समझ आ जाता है, और घर की एनर्जी से भी समझ आ जाता है कि कुछ किया हुआ है, ठीक है। इसके लिए ना सब लोग एक चीज जरूर कर सकते हैं, एक लाल किताब में कहते हैं हकीक पहनना चाहिए, ब्लैक और व्हाइट, सुलेमानी हकीक, ठीक है, वो वही चांदी में मड़वा के हर किसी को पहनना चाहिए, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। मैं तो बोलती हूँ हर किसी को पहनना चाहिए, नजर से भी बचने के लिए, नजर से बचने के लिए टोने टोटके से। उसका एक, अगर टोने टोटका हो चुका है, उसका एक तरीका होता है, एज एन एस्ट्रोलॉजर आई डू दैट, उसमें कुछ मंत्र और कुछ हीलिंग होती है और फिर उसे गाय के झूठे पानी से धोना होता है, एक उसका प्रोसेस होता है, बहुत सिंपल से, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती। मुझे लगता है हर चीज का एक सोल्यूशन ना बहुत इजीली आ जाता है। मैं तो वैसे पहाड़ पे रहती हूँ, तो अपने खुजली वाला प्लांट देखा होगा, उसके बगल में ही वो प्लांट होता है जिससे खुजली हट जाती है, तो सोल्यूशन भी आ जाएगा, इतना घबराने की बात नहीं है। मुझे पता है बहुत दिक्कतें होती हैं, एंड जो लोग करते हैं उन लोगों को भी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वापस मिलता होगा,
जो चीज़ है। जैसा कहते हैं जो मतलब जो करने वाले लोग हैं उनके साथ भी गलत हो रहा है, वापस होता होगा। और बहुत जगह मैंने देखा है, अब बहुत लोग ना फंस जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों, हमने ऐसा क्या किया था। ठीक है, बहुत बड़ी क्या होता है, मान लो किसी ने नींबू मिर्ची जो भी करके, एक तो मैं इस चीज़ के बड़े खिलाफ हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, लौंग से उतारा करेंगे, नींबू मिर्ची से उतारा करेंगे, आप ही को दे देंगे, चौक पे फेंक दो। क्यों फेंक दो? किसी का पैर पड़ेगा, किसी की वो हो जाएगी। मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं अपना उतारा हुआ किसी और के ऊपर क्यों डालूं? ठीक है, तो नींबू को बर्न भी तो किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। तो मान लो आपकी गाड़ी का पहिया किसी चीज के ऊपर पड़ गया या आपका पैर पड़ गया, अब आपके ऊपर किसी ने कुछ करा नहीं था, बस एक नेगेटिव एनर्जी हो गई आपकी तरफ। उसके भी तरीके होते हैं, राइट? बट बचना चाहिए इन सब चीजों से, नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब एक बेस्ट रेमेडी बता दो कि जो बुरी नजर, जैसे अगर मुझे फील हो रहा है कि मुझे बुरी नजर लग गई है या मेरे बच्चे को लग गई, तो हमें क्या रेमेडी करना चाहिए? देखो, नजर के लिए तो बहुत अच्छी रेमेडी ये होती है, हमारी ऑरा है। हमारे को नजर अगर लगी है, हमारी लाइफ की भी एक ऑरा है। मोटा नमक आता है, 20-30 रुपए का आ जाता है। ठीक है, शनि की भी रेमेडी है, राहु की भी रेमेडी। ठीक है, आप उसको नहाने के पानी में एक मुट्ठी अपने हाथ से मेजर करके डाल के नहाना शुरू कर दो। 43 डेज तक अगर कर सको तो करो। बालों पे नहीं डालते, मतलब बाल सफेद होने लग जाते हैं। 43 डेज क्यों? लोग बोलते हैं 21 डेज में आदत पड़ जाती है किसी चीज की। 21 डेज में आदत पड़नी शुरू होती है। 43 डेज क्यों? 27 कॉन्स्टलेशन होते हैं, हमारे राशियां होती हैं 12, 39 हो गया। किसी भी चीज को चेंज करने में, प्लेनेट को चेंज करने में 4 दिन और लगता है। 43 डेज ये करते रहो, नजर उतर जाती है, फिर ऑरा लॉक हो जाती है। नजर के लिए बहुत अच्छी रेमेडी ये है, और आपको इंस्टेंटली 2 से 3 दिन में फील होने लगेगा, लाइट फील होने लगेगा। नजर की रेमेडी तो ये है। बाकी मैंने टोने टोटके का बताया, हकीक बहुत अच्छा है। और एक रोजमेरी का पौधा अपने घर के मेन गेट पे, 2 रोजमेरी के पौधे हर कोई लगाए, बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, नेगेटिविटी से प्रोटेक्टेड रहोगे। आप टेरो कार्ड रीडिंग भी करते हो, आप इतनी सारी चीजें करते हो कि मुझे लगता है कि मेरा ये एक पॉडकास्ट में तो खत्म होने वाला है। टेरो कार्ड रीडिंग करते हो, बट मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं ना जो जब टेरो कार्ड रीडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अभी कुछ सिचुएशन चल रही है, आपके वो कार्ड्स आ गए और फिर एकदम से बदल देते हैं उस चीज को और कहते हैं कि यार ओ अब तो कुछ और आ रहा है। को देयर आर डिफरेंट कार्ड्स जो हम हमेशा प्रिडिक्ट करते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? हर एक की रीडिंग अलग होती है टेरो कार्ड को लेकर। देखो, अगर एस्ट्रोलॉजर की, टैरो कार्ड रीडर की एनर्जी बैलेंस्ड है और उसने आपकी भी एनर्जी बैलेंस करके अपने कार्ड रीड करे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि रीडिंग गलत आएगी। टैरो भी लाइक एस्ट्रोलॉजी हमेशा सही आंसर देगा, और एक कार्ड आपको 36 चीजें बताएगा। आपका इंट्यूशन इंक्लाइंड होना चाहिए कि आपको सही चीज पता चले। ठीक है, सेम कार्ड आया होगा, कोई मीनिंग अलग अलग इंटरप्रेट कर रहा होगा। अब टैरो में ना मेजर आर्केना होता है और माइनर आर्केना होता है। ठीक है, 22 कार्ड्स उसमें मेजर होते हैं। मेजर आर्केना आता है अगर मेरे अनुभव में, तो वो चीज होएगी, क्योंकि मेजर इवेंट है ना, वो तो होगा, आज नहीं तो कल होगा। मुझे लगता है प्रिडिक्शन की टाइमलाइन चेंज हो सकती है, लेकिन डेस्टिनी है, अगर ढंग से पढ़ा था तो वो चीज होगी। वो चेंज ऐसे हो सकती है कि मान लो डिले हो गया या थोड़ा जल्दी हो गया, लेकिन अगर ढंग से पढ़ा था कि वो होना है तो वो होएगा ना। अब वो जैसे फॉर इंस्टेंस किसी ने किसी को बोला कि अच्छा आपकी इसी से शादी हो जाएगी, वो तो डेस्टिन्ड है ना। अब नहीं हुई या अब हो नहीं पा रही तो आप बोल रहे हो अच्छा आपको तो मंगल दोष है या आपको कोई प्रॉब्लम है, अब नहीं होगी। ऐसे कैसे? ये तो एक मेजर इवेंट है ना। आपने किसी के साथ रहना है, वो तो रहना है, नहीं थोड़ा डिले हो सकता है, आपके कर्मों की वजह से डिले हो सकता है। मान लो अब आपने रीच आउट करना था एक सर्टेन टाइम में, उसको आपने करा ही नहीं। आपको कोई रेमेडी करनी थी, करा ही नहीं, बैठे हो आप, तो डिले हो सकता है। लेकिन तब भी 2 लोगों को अगर साथ आना है, वो तो आएंगे ही ना साथ, उसमें आप कुछ कर थोड़ी सकते हो। तो डेस्टिनी अगर है, मतलब आपने सही प्रिडिक्शन करा है, तो वो ठीक होगा, सही होगा। वरना ना कहीं मैं एज ए टैरो रीडर अपने ऊपर भी ये चीज लेती हूँ, कभी हो सकता है मेरी एनर्जी बैलेंस ना हो, मैंने सही प्रिडिक्शन ना करो, टैरो ने सही बताया होगा, ऐसे चेंज नहीं होता। अभी आप रिलेशनशिप और मैरिजेस की बात कर ही रही हो, तो मैं ये जानना चाहूँगी 2026 है अगेन, बिकॉज नो हम प्रेडिक्शंस फॉर द फ्यूचर्स कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप और मैरिजेस हैं वो क्या एनर्जीज लेके आ रही हैं, कौन से मंथ में शादी करनी चाहिए और क्या बेस्ट डेट्स हो सकती हैं 2026 में अच्छी डेट्स शादी के लिए? देखो, अच्छी डेट्स तो खैर पंचांग से देखनी पड़ती हैं, जो मैंने अभी खोला नहीं, बट मैरिजेस के लिए स्पेशली जुपिटर को देखा जाता है। अभी जो मेष राशि वाले लोग हैं उनके लिए भी जुपिटर 3rd हाउस में चल रहा है। ठीक है, तो जुपिटर के लिए एक चीज बिल्कुल 100% है, 100% कि अगर वो 4th, 8th या 12th हाउस में चल रहा हो, ठीक है, उस साल आपकी शादी नहीं होगी।
ठीक है। तो एरीज के लिए फॉर इंस्टेंस जून 2 को अगले साल जुपिटर उच्च के हो जाएंगे, कैंसर में चले जाएंगे, बहुत बढ़िया 4th हाउस में चले जाएंगे। लेकिन अब 4th में चले गए तो अभी शादी में डीले है, ठीक है। जिन लोगों के लिए 8th हाउस में जाएंगे, जैसे धनु राशि सजिटेरियस के लिए 8th हाउस में चले जाएंगे, इन लोगों को शादी करनी है तो जून 2 के बाद डीले है, 13 महीने शादी नहीं होगी, रोका हो सकता है, मंगनी हो सकती है, ठीक है। फिर जो सिंह राशि वाले हैं उनके लिए 12वें घर में चले जाएंगे, है ना, उन लोगों के लिए भी डी है, मंगनी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है, रिश्ता पक्का हो सकता है, लेकिन जून 2 के बाद शादी के योग नहीं है। बाकी सबके लिए अपना अपना, जैसे जो 7th हाउस का लॉर्ड होता है अगर वो चल रहा है, ये मैंने जो आपको ट्रांजिट बताई है, अगर जुपिटर आपके 4th 8th या 12th हाउस में चल रहा है और आपका 7th हाउस का प्लैनेट जो शादी करवाता है वो भी चल रहा है ना, तो भी नहीं शादी हो सकती। दो मतलब आपकी जो बातें हैं उससे तो मुझे लगा है कि 2026 में शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं, बहुत लोगों की होगी, इन 3 राशियों की शादी नहीं होगी, कमिटमेंट हो सकता है, रोका हो सकता है, इनकी शादी नहीं। तो कोई 2 ऐसे कंपैटिबल सन साइंस मुझे बताओ कि जिनका शादी करना सही रहता है और उनके लिए वो बेस्ट ऑफ दी पार्टनर कहलाया जा सकता है। देखो 2 कंपैटिबल क्या, एस्ट्रोलॉजी बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे एरीज से शुरू होती है एस्ट्रोलॉजी, मेष राशि से, उसका जो 7th हाउस बनता है ना, वो बनता है लिब्रा। तो ये एक दूसरे के 50% सिमिलर होते हैं, 50% ऑपोजिट होते हैं, 180 डिग्री अवे होते हैं। एरीज के साथ लिब्रा बहुत अच्छा जाता है, सारा आंसर आपके उस चार्ट में है। जेमिनी के साथ कैंसर बहुत अच्छा जाता है, पाइसेस बहुत अच्छा जाता है, धनु बहुत अच्छा जाता है। तो जो आपके चार्ट में, मान लो मैं मकर राशि हूँ, ठीक है, तो मैं लिख कर्क राशि, कर्क लग्न वाला इंसान बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे से जस्ट ऑपोजिट है 180 डिग्री, वो बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है। और 2026 में जो हमारी यूथ है उसके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज क्या रहने वाली हैं? देखो वही एक कलयुग है, राहु का समय है, और जुपिटर एक्सॉल्टेड रहेंगे, तो एक विजडम, पेशेंस, नॉलेज सब अवेलेबल रहेगी, सब कुछ अवेलेबल रहेगा। बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत रुचि रखेंगे, क्योंकि जुपिटर एस्ट्रोलॉजी का प्लैनेट है, टीचर है वो एक्सॉल्ट हो जाएंगे बहुत अच्छे समय के लिए, 13 महीने के लिए। लेकिन अब सूर्य का साल है, सूर्य को सीधा सीधा चलना पसंद है, डिसिप्लिन रूप में रहना पसंद है। चैलेंज तभी आएगा जब आप सीधे नहीं चल रहे, जब आपको शॉर्टकट चाहिए लाइफ में, जब आपको पता है कि क्या सही है, वही ना, चूज द हार्डर राइट रादर देन द इजियर रॉन्ग। ये दिक्कत आएगी सबसे ज्यादा। अब वो यूथ को आए चाहे वो बड़ों को आए, मुझे लगता है टैरो में कहते हैं हायरोफेंट का कार्ड मेजर आर्कैना होता है वो, कर्म चूज करने में दिक्कत आएगी कि हम सही कर रहे हैं, सही करें या शॉर्टकट मार लें, क्या करें। बट हमेशा हार्डर राइट चूज कर लेना चाहिए, बिकॉज वो घूम के ना फिर जब आपका वो ग्रह आएगा कूटने आपको, तो आ जाएगा वो कर्म वापस। मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि ना 2026 आ रहा है, तो ऐसी कौन सी चीज 1 जनवरी को ही हम कर लें कि हमारा साल अच्छा गुजरे? देखो जो मैंने सूर्य की रेमेडी बताई, मैंने ये भी बोला कि उसमें हल्दी डाली जा सकती है रोली की बजाय। 1 जनवरी को है थर्सडे, और जुपिटर 2nd हाफ ऑफ द ईयर में एक्सॉल्ट भी हो जाएंगे, तो जुपिटर का सपोर्ट लो। जो मैंने सूर्य को जल चढ़ाने को बोला, उसमें 1 चुटकी कच्चे चावल और हल्दी और जरा सा गुड़, जुपिटर का होता है, सूर्य का भी होता है, वो जरूर डालें। और येलो कपड़े, सैफरन कपड़े, ऑरेंज कपड़े ज्यादा पहने, गंगा जल छिड़क सकते हो उस दिन अपने कपड़ों पे, और शिवलिंग पे जल चढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई प्लान बना सकता है कहीं प्रॉपर किसी शक्तिपीठ पे जाने का, जैसे काशी हो गया, उज्जैन हो गया, कहीं जा सकते हैं, जरूरी नहीं है जाना, लेकिन शिवलिंग पे जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्य शिव को भी रिप्रेजेंट करता है। बाकी येलो और सैफरन को यूज करना ज्यादा शुरू करें। और ये बात शिल्पा सिर्फ 1 जनवरी की नहीं है, ऐसा नहीं समझें कि 1 जनवरी को कर लिया हो गया। आपने एक चीज शुरू करी है, 1 नंबर है ना, शुरुआत है, तो उसको कंटिन्यू करना जरूरी है, एक दिन को करने से कुछ नहीं होगा। आप मंदिर और शक्तिपीठ जाने के लिए बोल रहे हो, कोई मुझे ऐसे 2-3 मंदिर बताओ जो हमें आने वाले साल 2026 में जरूर जाना चाहिए। देखो जो शक्तिपीठ का एक मेरी फिलॉसफी ये है कि जब तक आपका बुलावा नहीं है तब तक एक तो पहुंच नहीं पाओगे। अगर आपके मन में बहुत ज्यादा आ रही है, रामेश्वरम है या कोई भी, मुझे लगता है पर्सनली हर किसी को एक शक्तिपीठ सूट करता है। मुझे तुंगनाथ महादेव बहुत सूट करते हैं, मैं किसी और शिवलिंग पे चली जाऊं शायद मुझे उतना असर नहीं करता जितना मुझे तुंगनाथ करता है। इट इज पर्सनल टू पीपल, बट रामेश्वरम बहुत अच्छा है, काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा है। लेकिन मान लो कोई जैसे वैष्णो देवी में किसी की बहुत ज्यादा मान्यता है, तो अब वहां हो क्या, कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य जुपिटर केतु,
जितने भी जब आप शक्तिपीठ जाते हो या किसी मंदिर जाते हो उससे इम्प्रूव होते हैं। चंद्र भी इम्प्रूव होता है जब आप ट्रैवल करते हो। ऑल्सो पहाड़ों में ट्रैवल करना बड़ा अच्छा रहेगा। सूर्य फायर एलिमेंट है, उसको बैलेंस कैसे करोगे? बहुत ज्यादा फायर हो जाती है तो टैन हो जाते हैं। उनकी खुद की पत्नी नहीं सहन कर पाई थी उसको। तो बैलेंस रखें लाइफ को, तो पहाड़ों की तरफ यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। आप मतलब ठीक है, मैंने पूछा ये मंदिर जरूर जाएं, बट कई लोगों का कहना है कि यार कि भगवान हमारे दिल में है, हमारे मन में है, पूजा अगर करनी है तो अपने पास के मंदिर में जाके अपने घर के मंदिर में ही कर लो, कहीं आपको जाने की जरूरत पड़ेगी। इस बात पे कितनी सच्चाई है? देखो मैं तो बिल्कुल मानती हूँ, बिल्कुल इस चीज को मानती हूँ, क्योंकि वही वाली बात है ना, शायद कबीर ने लिखा है दोहा कि मेरे को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, है ना। मैं ना तीरथ में हूँ ना मूरत में हूँ, मैं विश्वास में हूँ, है ना। और मैं खुद भी पर्सनली मूर्ति पूजन में बहुत ज्यादा नहीं मानती। आई डोंट विजिट द टेम्पल ऑफन। ये तो आपने पूछा तो मैंने बोल दिया। मैं खुद बहुत ज्यादा शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाती होंगी। अपने मुझे लगता है कर्म ठीक रखो, और प्रे तो आप कहीं से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। और हाँ, अपने घर के मंदिर में भी उतना ही रहता है, बस हाँ क्योंकि सूर्य डिसिप्लिन है। और अगर आप कोई चीज रूटीन में नहीं ला पा रहे, जैसे अब मुझे कोई चीज पढ़नी है, मैं घर में नहीं पढ़ पा रही, तो मैं लाइब्रेरी जाके पढ़ूंगी ना, वहाँ की ऑरा ऐसी है, तो मैं जाके पढ़ पाऊंगी। तो इसलिए मंदिर जाना शुरू करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ रूटीन में नहीं आ रही, उससे हेल्प हो जाएगी, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट इम्पेरेटिव। बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, मैं एक छोटा सा रैपिड फायर आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। कोई एक ऐसी चीज जो आपको इंस्टेंट पॉजिटिव एनर्जी देती है? मेडिटेशन। और एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी आप सभी करती हैं, तो कोई एक ऐसा जो आप चूज करके लोगों को गाइड करना चाहेंगे? आई मोस्टली यूज ऑल थ्री टुगेदर, बट अगर मुझे कुछ और नहीं करना है तो मैं एस्ट्रोलॉजी यूज करूंगी। ओके, कोई ऐसा एक उपाय या फिर कोई आपकी जो ऐसी एक एडवाइस जो आप ना चाहते हुए भी आपको अपने क्लाइंट्स को बोलनी पड़ती है? बोलनी पड़ती है। देखो मेरे पास मोस्टली ना लोग रिलेशनशिप के आते हैं, 99% लोग, उनको दिक्कतें हो रही होती हैं इनकंसिस्टेंसी। ये सभी के लिए लाइफ में, मुझे जो मैंने सीखा है, लोगों के ना बोलने पर नहीं आना चाहिए। ऑलवेज बिलीव इन एक्शंस। इंटेग्रिटी नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकती है। मान लो कोई डरा हुआ है, कमिटमेंट देना चाहता है, बोल रहा है नहीं दूंगा, ठीक है, लेकिन दे आर प्रेजेंट फॉर यू कंसिस्टेंटली। बोल रहा है नहीं है, लेकिन वैसे कंसिस्टेंटली है, तो एक्शंस पे बिलीव करो। कोई बोल रहा है मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, लेकिन उससे वही आम भी नहीं लाया जा रहा तुम्हारे साथ गर्मी के। आज तक कौन चांद तारे तोड़ के ला पाया है? सीरियसली, लेकिन बोल कहाँ है शाहरुख खान? वो भी नहीं करता हो। लेकिन कंसिस्टेंसी इन एक्शंस देखा जाए, ना कि डोंट गो विद पीपल्स वर्ड्स, ऑलवेज सी देयर एक्शंस। ये उनकी असलियत ज्यादा दिखाते हैं। ओके, मॉर्निंग रिचुअल्स या जो मिडनाइट इन्फ्यूशंस होती हैं, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल पावर कौन सी होती है और क्यों? देखो कोई कोई मॉर्निंग पर्सन होते हैं, कोई मिडनाइट पर्सन होते हैं, तो दोनों ही समय में ना बहुत अच्छा समय क्यों रहता है, क्योंकि ज्यादा भीड़ नहीं है। बहुत मिडनाइट में भी मोस्टली लोग सो रहे होते हैं, अर्ली मॉर्निंग में भी मोस्टली लोग सो रहे होते हैं, वाइब्रेशंस इसलिए हाई होती हैं। तो दोनों टाइम पे, चाहे आप सोने से पहले करो, चाहे आप उठते ही साथ ग्रेटिट्यूड करो, मुझे लगता है ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छा रहता है। लेकिन दोनों ही, आई कांट चूज बिटवीन द टू। कौन सा ऐसा टैरो कार्ड है जो सबकी लाइफ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और आपका फेवरेट है? देखो रोल प्ले तो जो आपकी लाइफ में, जो मैंने रीडिंग करी उसमें आएगा वो, लेकिन मेरा फेवरेट है व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि मुझे इस साल बहुत आया। जब भी मैंने अपने लिए प्रेडिक्शन करने की कोशिश करी, टाइमिंग बता दो टैरो ये कब होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून डिवाइन टाइम है। तो लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून ये प्रॉमिस करता है कि समय बदलेगा जरूर। आपका अच्छा समय तो थोड़ा वो भी चेंज होगा, बुरा समय वो भी जाएगा, जो है वो गुजरना है। चेंज इज इरेजिस्टिबल, ठीक है। ओके, मतलब इट वाज अ क्विक रैपिड फायर। बहुत अच्छे इन्होंने हमें रेमेडीज भी बताया और एक्सपीरियंस भी दिया है अपनी 10 इयर्स की लाइफ का, कि बातों पे सिर्फ मत जाओ, रील्स पे सिर्फ मत जाओ, ये पॉडकास्ट देख के जरूर इनसे कनेक्ट भी करना कि किस तरीके से आपको अपनी आने वाली लाइफ चलानी है। एंड बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, मैं एक जानना चाहूंगी, कोई एक ऐसा मैनिफेस्टेशन टेक्निक जिसे जो आपकी सबसे पर्सनल फेवरेट है और हर एक को हेल्प करती है? मुझे लगता है ग्रैटिट्यूड और प्रेयर से बड़ा कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होता। और ये क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में मेंशन भी है वैसे तो, लेकिन जनरली मैनिफेस्टेशन क्या होता है,
कि आप ना मैनिफेस्टेशन का रूल ही होता है, बोलते हैं आस्क एंड इट इज गिवन। अगर हमने कोई चीज मांगी है ना, हमें वो मिलेगी। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाते जो हम मांग रहे हैं। बिकॉज अगर आप मांग पा रहे हो ना तो आपको वो मिलनी है, वरना आप मांग नहीं पाओगे। सो हैव फेथ। जर्नलिंग बहुत अच्छा रहता है। 369 जर्नलिंग होती है। सुबह 3 टाइम प्रेजेंट टेंस में उस चीज़ को लिखा जाए जो चाहिए। जैसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आई एम वर्किंग एज एन IAS ऑफिसर, प्रेजेंट टेंस में लिखो 3 बारी, दोपहर में 6 बारी, रात को सोने से पहले 9 बारी। दिस कैन रियली हेल्प, बट already believe that you're living it. That is what the essence of manifestation is. Okay, so the power of manifestation is very, very strong. I so believe in it. इन्होंने बहुत सारी बातें अपनी फ्री ज्ञान में आपको दे दी हैं, बट अगर आपको और ज्ञान चाहिए और आपको अपनी कुंडली दिखानी है, सो कॉन्टैक्ट भव्या गुप्ता। यू कैन फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पे उनका नंबर भी मेंशन कर दिया जाएगा और कंटेंट में हमारे, तो ज़रूर इनको कनेक्ट करिएगा। बहुत ही अच्छे से इन्होंने हमें बताया कि आने वाला 2026 कैसा रहेगा। यू हैव टू बी ग्रेटफुल। ग्रैटिट्यूड शो करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। कर्मा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ध्यान रखना और अपनी लाइफ को बैलेंस और डिसिप्लिन रखना, यही इनका पूरे एक पॉडकास्ट में ज़रूर एक क्रक्स था। और सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं 2026 में। ये एक इनका मेजर पॉइंट रहा है इस पॉडकास्ट में बताने के लिए कि 2026 को किस तरीके से बेटर और अच्छा किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो कॉफी एंड फिल्टर, एंड थैंक्स गाइस फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव टू अस। कीप फॉलोइंग अस। हमारे जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जरूर बताइएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। टेक केयर, बाय बाय।